हाँ? ठीक है। हाँ चलो हाँ ठीक ठीक हाँ ठीक हाँ हाँ नाटककार माळसी वेंगटेश्वर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है और ना ही कोई इसका हमसर है। सदक अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वेबिनार का आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से हो गया है। अब मैं मराठीशी माझा नाता इस वेबिनार के इफ्तिताई कलमात पेश करने के लिए मिल्लत तालीमी कैंपस के रुए रवा आली जनाब प्रोफेसर सरफराज सर से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे दरमियान तशरीफ लाएं और इस वेबिनार के इफ्तिताई कलमात पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नौशाद उस्मानी साहब, जनाब अलहाज जफर अहमद खान साहब, जनाब तुकाराम अम्बेडकर जी, जनाब श्रीकांत पीसी पाटिल साहब, मोअज़्ज़िज़ मौलवीन और मौलमात, ये अल्लाह का एहसान है कि हमारे तालीमी कैंपस में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हम अंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज का ये वेबिनार है, जिसमें मराठी शी माझा संबंध, मराठी से मेरा रिश्ता, इस उन्वान के तहत
ये वेबिनार मुनक्किद होने जा रहा है। इस मौके पर मैं उन तमाम मौजूदीन का इस्तकबाल करता हूँ जिन्होंने कि इस प्रोग्राम में शिरकत की। ख़ास तौर पे नौशाद उस्मानी साहब जो कि मराठी के बहुत अच्छे वक्ता हैं और स्पोक पर्सन है जमात इस्लामी हिंद के। एक ज़बरदस्त अंदाज में जो है तो समाज में वो काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से मराठी को लेकर, मराठी बिरादरान के अंदर। डॉक्टर ज़फ़र अहमद खान साहब नागपुर से हैं जो हेड मास्टर एसोसिएशन के सदर हैं नागपुर के। प्राध्यापक तुगराम अम्बेडकर साहब शिवाजी कॉलेज अकोला के अंदर जो तो अपने खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसी के साथ साथ श्रीकांत पीसे पाटिल साहब जो समाजी और सियासी मैदान में सरगर्म अमल है, और हमारे मौजूद मौलमीन और मौलमात। ये अल्लाह का एहसान है कि हम जो है हर मौके पर एक नए मौजू के साथ मिल रहे हैं। और अभी जो हमारा मौजू है मराठीशी माझा संबंध या मराठी से मेरा रिश्ता, ये एक अहम मौजू है। हम समझते हैं इस मौजू को अगर सामने रखकर मिल्लत इस्लामिया काम करे या उर्दू मीडियम के असातिज़ा मौलमीन मैनेजमेंट काम करे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ख़ासतौर पे विदर्भ में कई मसाइल हल हो सकते हैं। अगर हम एक निगाह डालें कोकण ब्लॉक पर या पश्चिम महाराष्ट्र पे, तो हम देखते हैं कि कोकण से लेके जलगांव तक मराठी आम तौर पे बोली जाती है, बल्कि जुमा के खुतबे में भी मराठी का इस्तेमाल होता है। जुमा के खुतबे के अंदर भी मराठी का इस्तेमाल होता है। हमारे अकोला शहर में अगर हम देहातों को देखें तो हमारे यहाँ देहातों के अंदर मुस्लिम समाज के बुजुर्ग ही नहीं, नौजवान भी, नौजवान ही नहीं, छोटे बच्चे और बच्चे भी गाँव के अंदर देहातों में मराठी का इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारे शहरों की कि हमारे शहरों में जो है तो मराठी का इस्तेमाल राइज नहीं हुआ। उसकी वजह से सैकड़ों मसाइल पैदा हुए हैं, और इन्हीं मसाइल को किस तरह हल किया जाए उसके लिए जो है तो ये वेबिनार रखा गया है। अभी आपने देखा होगा कि 10,000 पुलिस भर्ती की वैकेंसीज है, और ये वैकेंसीज के अंदर हमारे कई नौजवान जो तो शरीक होते हैं। कई नौजवान जो है तो फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन उसमें जो है तो दो तरह के एक टेस्ट होते हैं, एक तो फिजिकली और दूसरा जो है तो राइटिंग में। अब ये जो राइटिंग का मामला है उसमें जो राइटिंग में मुकाबलेती इम्तिहान होता है, उसमें हमारे नौजवान जो है तो कहीं ना कहीं नाकाम होते। कई बड़े बड़े मैंने नौजवानों से मिला जो क्वालिफाइड थे, ग्रेजुएट है, और उनको कहा कि भाई आप जो है पुलिस में की भर्ती में नाकाम क्यों है? तो उनका कहना ही है कि सर हम फिजिकली जो हमारा टेस्ट हुआ उसमें तो पास हो गए, लेकिन जैसे ही जो है तो हमको जो है मराठी में इम्तिहान देना था और ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे तो हम वो कर नहीं पाए, उसकी वजह से हम नाकाम हो। ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं, तलाटी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक के जितने भी इम्तिहान होते हैं उन इम्तिहानों में हमारा रेशो सिर्फ इसलिए जो है तो कम है, हमारी नुमाइंदगी इसलिए कम है कि कहीं ना कहीं हम मराठी पे तवज्जो नहीं दे पा रहे। तो एक एहसास कि भाई मराठी से हमारा रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए और किस तरह हम इसको मजबूत करें। मैंने कई ऐसे टीचर्स देखा, जो कई ऐसे नौजवान देखा, कई ऐसे साथी देखा मुस्लिम समाज के जिनकी मराठी पे ग्रीप है, जो न सिर्फ मराठी बोलते हैं जानते हैं बल्कि मराठी के अंदर अदबी नुक्ते निकल के बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते। मिर्जा साहब करके एक हैं, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मराठी मज़ाहिया जो है तो मैदान के बड़े शायर हैं। तो हमारे अजीज साथियों के अंदर ये बात हम पैदा करना चाहते हैं कि हम जो है बेसिकली मराठी को सीखें। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास में चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, कितना ही पढ़ा लिखा नौजवान हो, अगर उसको मराठी के 4 जुमले लिखने का कहे तो वो लिख नहीं पाता, मराठी के अंदर अच्छे से एप्लीकेशन लिख नहीं पाता, मराठी के अंदर अपने जज्बात का इजहार कर नहीं पाता, और ये कहीं ना कहीं लैक्यूना में है और जिसको दूर होना चाहिए। और उसके लिए कोशिश हम खुद अपने आप से शुरू करें
एक जो है तो ये महामारी जो है कोरोना की, उसने एक इसीलिए हमने यहाँ पर माहिरीन अध्यापक तुकाराम अम्बेडकर साहब, डॉक्टर जफर साहब जो कि तजुर्बा रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस वेबिनार के अंदर वो हमारी जो है तो रहनुमाई करेंगे और हम इस रहनुमाई को लेकर समाज के अंदर एक नया जज्बा जो है तो मराठी के तय पैदा करने की अमली कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। इस उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, अभी हमारे दरमियान मिल्लत तालीमी कैंपस की सेक्रेटरी जनाब सरफराज सर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं नागपुर से हमारे मेहमान जफर खान साहब का इस्तकबाल करता हूँ। सोहेल सर, सोहेल सर, बोलिए सर। हेलो, आवाज आ हाँ रही है बोलिए। ना मेरी? जी जी आवाज आ रही है। हाँ, ये बीड़कर साहब ज्वाइन नहीं हो पाए अभी तक। जफर साहब को बुला लीजिए ना, उसके बाद मौशद उस्मानी को। जी, जफर साहब को बुला लीजिए। इसके बाद में आली जनाब जफर खान साहब, सदर हेड मास्टर एसोसिएशन नागपुर, इनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे दरमियान अपनी बात पेश करें। आली जनाब जफर खान साहब। जफर सर। हेलो, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है जफर साहब? आ रही है ना अभी? जी जी जी। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मराठी से मेरा रिश्ता इस वेबिनार में मौजूद, इस वेबिनार के आयोजक जनाब सरफराज नवाज खान साहब, और इस वेबिनार में बहैसियत स्पीकर जनाब तुकाराम अम्बेडकर जी, जनाब नौशाद उस्मानी साहब, और इसमें मौजूद तमाम टीचर्स, हेडमास्टर्स। सबसे पहले मैं हमारे इस सेमिनार के जो आयोजक है जनाब सरफराज नवाज खान साहब, जो कि बड़े एक एक्टिव, ना सिर्फ एक्टिव हेडमास्टर है अकोला के, बल्कि इस कोरोना पेंडेमिक के दौर में जिस तरीके से वो ऑनलाइन वेबिनार के जरिए लोगों को जोड़ रहे हैं, ये इस बात को जाहिर करता है कि किस तरीके से कौम और मिल्लत का दर्द इनके अंदर है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले खास तौर पर जनाब सरफराज नवाज खान साहब का इस्तकबाल करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके लिए खास तौर पर कवि दुष्यंत ने जो ऐसे दर्दमंद लोगों के लिए एक शेर पेश करते हुए अपनी बात का आगाज करता हूँ। कवि दुष्यंत हिंदी के कवि है, वो कहते हैं खास तौर पर हमारे सरफराज नवाज साहब के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनके दिल में कौम और मिल्लत का दर्द है। कवि दुष्यंत कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जली।
ये एक जज्बा लेकर जो सरफराज नवाज साहब और उनके हमनवा जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ है। आज के इस वेबिनार के लिए जो इन्होंने खास तौर पे जो मौजू चुना है वो यकीनन एक कौम को हिला देने वाला मौजू है, कौम की सच्चाई को बयान करने वाला मौजू है और कौम की आंखें खुलने वाला मौजू है। उमूमन ऐसे मौजू के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते क्योंकि हमारी एक आदत सी बन गई है कि हम सिर्फ ऐसे मौजू पर हम इस टाइप के वेबिनार्स या अपनी बातें करते हैं जो हमारे लिए जिसमें कुछ मज़ा भी आए, कुछ उसमें हमको एंटरटेनमेंट भी मिले और कुछ इंटरेस्ट भी आए उसमें, वो इंटरेस्ट पॉलिटिकल हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो, सोशल हो। लेकिन ऐसे मौजूद जहाँ पर जो कि कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, कहाँ हमारी कमी हो रही है, कहाँ हम नाकाम हो रहे हैं, ऐसे मौजू पर बात करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। और इस मौजू पर आज सरफराज नवाज साहब ने जो ये मौजू लिया है कि मराठी से मेरा रिश्ता, मराठीशी माझा नाता, ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि क्यों इसका ताल्लुक सीधे सीधे हमारे एजुकेशनल पैटर्न से, हमारी नौकरियों से, हमारे सोशल एस्पेक्ट से, हमारे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे जहन से परे है। हम उमूमन इसके बारे में कुछ बात नहीं करते, अगर करते भी है तो बड़ी तंजिया या उस पर बड़ी एक अलग तरीके से बात करके उस बात को खत्म कर देते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट उसका नहीं निकालते। जब तक हम हमारे वेबिनार्स में, सेमिनार्स में होने वाली बातों पर, वो वेबिनार या वो सेमिनार होने के बाद में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ना निकले, हमारे इस किस्म के सेमिनार या वेबिनार करना बेकार है। आज हमारा जो मकसद है कि मराठी से हमारा रिश्ता, मतलब यहाँ पर हम, ये एक अलामती मौजू है जिसके पीछे बहुत गहराई छुपी हुई है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि मराठी का हमारे महाराष्ट्र से क्या ताल्लुक है, क्या है मराठी की वैल्यू क्या है। मराठी कोई छोटी मोटी लैंग्वेज नहीं है, 2300 साल पुरानी लैंग्वेज है मराठी, संस्कृत की बहन उसको कहा गया है। ये 2300 साल पहले से मराठी पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, खाली हिंदुस्तान की या खाली महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में इसका वजूद जो है, इसका नंबर, इसके बोले जा, क्योंकि जब हम किसी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, किसी जुबान के बारे में बात करते हैं, तो उसका जब हम कोई उसकी तादाद से रिलेटेड बात करते हैं तो मतलब ये है कि कितने लोग उसको पूरी दुनिया में बोलते हैं। तो बोलने वालों की तादाद में मराठी का जो नंबर आता है वो पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे आता है। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि मराठी का ताल्लुक, मराठी का नंबर हिंदुस्तान में 3रे नंबर पे है। हालांकि हिंदुस्तान में इतनी सारी जुबानें बोली जाती है, हिंदुस्तान मुख्तलिफ जुबानों का मरकज है। और खास बात मराठी की यह है कि पूरे महाराष्ट्र में 100% ना बोले जाने के बावजूद मराठी का नंबर हिंदुस्तान में 3रे नंबर पे है। पहले नंबर पर यकीनन हिंदी है, दूसरे नंबर पर बंगाली है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा लोग अगर बोलते अगर कोई लैंग्वेज तो वो मराठी है 3रे नंबर पे। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज वहां के 90% से ज्यादा लोग बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर पूरे हिंदुस्तान के पॉपुलेशन की अगर हम मुआवजा करें, उसके बारे में बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मराठी बोलने वालों की तादाद पूरे हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर है, हिंदी और बंगाली के बाद। तकरीबन 80 मिलियन लोग पूरे इंडिया के अंदर में मराठी बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में मराठी बोलते हैं। और मराठी का ताल्लुक बड़ा, यहाँ तक कि मैंने अभी बीच में थोड़ा सा मुताला किया कि हम लोग बड़े दूर भागते हैं मराठी से कि अरे भाई मराठी है, ये हमारी लैंग्वेज ही नहीं है।
एक तो सबसे बड़ा हमारे दिमाग के अंदर में ये फितूर भरा हुआ है कि हमने लैंग्वेजेस को रिलीजन के साथ में जोड़ दिया। हालांकि लैंग्वेज का रिलीजन से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। लैंग्वेज एक जुबान है। हमारा कुरान भी मराठी में है, बाइबल भी मराठी में है, गीता भी मराठी में है। तो लैंग्वेज जो होती है, कोई भी जुबान होती है, वो समझने का एक जरिया है। उसको किसी जुबान, किसी मजहब के साथ में जोड़ना, ये सबसे बड़ी गलती है। उमूमन ये भी देखा गया है कि कईयों ने उर्दू को भी मुसलमानों के साथ जोड़ दिया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े शायर, हिंदू शायर, बड़े बड़े, यहाँ तक कि क्रिश्चियन शायर भी बड़े बड़े उर्दू के हुए हैं, तो उन्होंने कभी उसको जुबान को जो है वो रिलीजन के साथ में नहीं जोड़ा। इसी तरह मराठी को भी हमको रिलीजन के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे भी अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमने मराठी को जो है एक रिलीजन के साथ में जोड़कर ऐसा समझने लगे हैं कि अगर हम मराठी बोलेंगे तो कहीं हमारे ईमान के ऊपर में कोई कमी ना आ जाए। ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ में एक बहुत गलती हम करते जा रहे हैं, जिसका खामियाना हम भुगत रहे हैं कि हम जो है ना हम गवर्नमेंट के सर्विसेज में अपने आप को पाते हैं, एमपीएससी में हम नहीं पाते हैं। और जब भी इसी टाइप के, जैसा भी सरफराज साहब ने भी फरमाया कि जो इसकी जो नौकरियां हैं, खासतौर पे लोअर ग्रेड की नौकरियां हैं, पुलिस भर्ती की नौकरियां हैं, उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है वो मराठी लैंग्वेज की वजह से, वो हालांकि फिजिकल में चले जाते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन मराठी लैंग्वेज की वजह से वो उसको क्लियर नहीं कर पाते। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि हमने मराठी के बारे में जो हमारे दिमाग के अंदर एक फितूर भरा है कि मराठी का को एक रिलीजन से जोड़ना, इसको हमको हटाना पड़ेगा। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर में एमपीएससी की एग्जाम होती है, उसमें खास तौर पर जो हमारा विदर्भ का बेल्ट है वो हमेशा इसमें पिछड़ा रहता है। सिर्फ 8 से 9% बच्चे विदर्भ बेल्ट से एमपीएससी के एग्जाम में कामयाब हो पाते हैं, जबकि विदर्भ में 11 जिले हैं। कुल महाराष्ट्र के अंदर में 36-37 जिले हैं, तो 11 जिले यानी तकरीबन 30% पॉपुलेशन विदर्भ में है। लेकिन 30% पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारा जो पार्टिसिपेशन, हमारी जो कामयाबी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर में होती है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के अंदर होती है, वो 8 से 9% है। और उसमें भी अगर हम हमारे मुसलमानों की तादाद की अगर हम बात करें तो मुश्किल से 1 से 1.5% है। तो हमको अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, हमको अगर अपने आप को अगर, अपनी बात को अगर सही तरीके से प्रोड्यूस करना है, बताना है, तो हमको इस जुबान को सही तरीके से सीखना जरूरी है। एक तो हमारे एजुकेशन का पैटर्न में हमने हमेशा, खास तौर पर 10वीं तक की जो हमारी जो तालीम होती है, उसको हमने हमेशा एक पास करने के नजरिए से कि हमको एग्जाम पास करना है, अच्छे नंबरात लाना है, और भले वो नंबरात किसी भी तरीके से आते हो, उसको ध्यान में न रखते हुए सिर्फ नंबरात पर ही जोर देते हुए हम एजुकेशन लेते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हमने सिर्फ नंबरात को ध्यान में रखते हुए अपनी तरक्की का पैमाना बना लिया है, जो कि आगे जाने के बाद में, और यही वजह है कि आगे जाने के बाद में हम गवर्नमेंट सर्विसेज में हम कामयाब नहीं हो पाते। तो हमें अगर वाकई में अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में अपने आप को लाना है, तो हमें मराठी को गले लगाना होगा। वो तमाम लोग जिन्होंने, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मराठी को अपने गले से लगाया है, जो कि हमारे लिए दीनी एतबार से भी लाजिम है। हमारा स्टेट है, हुब्बुल वतनी आधा ईमान, ईमान की अलामत हुब्बुल वतनी में दी गई है। तो हम जिस रिलीजन में रहते हैं, जिस हम खित्ते में रहते हैं, जिस हम सूबे में रहते हैं, उस सूबे की जुबान सीखना भी हमारे लिए, हमारे दीन के ताल्लुक से भी उतनी हमको जरूरत है। अगर हम तबलीग दीन की भी बात करें, तो जब तक हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की जुबान नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपनी बात को पहुंचा नहीं सकते, हम तालीम अपनी नहीं दे सकते। अल्लाह का एहसान है कि मराठी से रिलेटेड मैंने काफ़ी कुछ, क्योंकि मैं बॉम्बे में था, वहाँ पर मराठी ही मेरी सेकंड लैंग्वेज थी, हिंदी बल्कि थर्ड लैंग्वेज उसके अंदर में हुआ करती थी हमारी। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैंने हमारे जो HMO स्टेशन के और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के यशोदा में जो ट्रेनिंग्स हुई, तो मैंने अपनी स्कूल के अंदर, क्योंकि मेरी मराठी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह,
मैंने यशदा में मैंने ट्रेनिंग ली, हेडमास्टर ट्रेनिंग की, HM ट्रेनर मैं बना। और मराठी के अंदर में मैंने मेरे स्कूल में, दुबई हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में, हमने हमारे नॉर्थ जोन की ट्रेनिंग्स ली। और उस नॉर्थ जोन की ट्रेनिंग के अंदर में पूरी ट्रेनिंग मराठी में चलती है। जैसे आपको पता है कि हमारे महाराष्ट्र का जो है वो मराठी ही हमारी रीजनल लैंग्वेज है। तमाम ट्रेनिंग्स हमारी मराठी में होती है, तो मराठी में हमने ट्रेनिंग दी उनको। उसका फायदा ये हुआ कि एक मराठी में होने की वजह से आज मैं HM एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ नागपुर डिस्ट्रिक्ट का। एक मुस्लिम होने के नाते आज पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैं अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहा हूँ। तो उसके फायदे बहुत सारे हैं। ना सिर्फ उसका ताल्लुक हम इससे लेके भाई हमको मराठी के जरिए हमको सिर्फ एजुकेशन, हमको सिर्फ नौकरी हासिल करना है। नौकरी तो एक मुद्दा है, क्योंकि जब तक नौकरियां हम आएंगे नहीं, जब तक हम गवर्नमेंट में जब जाएंगे नहीं, गवर्नमेंट की नौकरियों को हम हासिल नहीं करेंगे, तब तक हमारा ताल्लुक, और बड़ी नौकरियों में जब तक नहीं जाएंगे हम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर लेवल की नौकरियां होती है वो MPSC से मिलती है। तो मराठी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप, मराठी का एक पेपर होता है, उसके बगैर आप MPSC क्लियर नहीं कर सकते, आप एजुकेशन ऑफिसर नहीं बन सकते, आप कोई बड़े ऑफिसर नहीं बन सकते। लिहाजा मराठी का नॉलेज हासिल करना, और सिर्फ किताबी नॉलेज हासिल नहीं करना, बल्कि उसको अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर में उसके बारे में बात करना, उसको सीखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक शख्स, अगर कुछ लोग बैठे हुए उनमें मराठी स्पीकिंग वाले बैठे हुए, और हम जब मराठी में उनसे बात करते हैं तो हमारा एक अलग ही किरदार सामने में निखर के आता है। अगर हम चाहते हैं कि हम मुख्य धारा के अंदर में जुड़ जाए, तो हमको मराठी सीखना उसी शिद्दत के साथ, उसी क्वालिटी के साथ। आज हम सीख रहे हैं, आज हमारी लैंग्वेज है। आज हमने सिर्फ 10वीं पास करने के लिए एक सेकंड लैंग्वेज करके मराठी, थर्ड लैंग्वेज करके मराठी और हिंदी के साथ में, सेकंड लैंग्वेज मराठी हिंदी के साथ में हमारी उर्दू स्कूलों के अंदर में, मराठी के साथ में हमने उर्दू जोड़ दिया है, मराठी के साथ में अरबी जोड़ दिया है। लेकिन हमने 100 नंबर की मराठी नहीं पढ़ी। जब तक हम 100 नंबर की मराठी नहीं पढ़ेंगे, यानी फुल फ्लेजेड सेकंड लैंग्वेज मराठी नहीं लेंगे, तब तक हम उस काबिल नहीं बनेंगे कि हम गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, उन इम्तिहानात को हम अच्छी तरीके से दे सके। तो हमें चाहिए कि हम अगर चाहते हैं कि वाकई में इस लैंग्वेज के जरिए, और ये बहुत जरूरी है, अभी भी ये जो गवर्नमेंट आई है हमारी शिवसेना और जो भी महाआघाड़ी की गवर्नमेंट है, उसमें अभी वैसे भी शुरुआत पहले से भी जितने भी GR निकलते सब महाराष्ट्र के अंदर मराठी में निकलते हैं। तो मराठी का हमारे लोगों को अच्छी तरीके से एजुकेशन हासिल करना बहुत जरूरी है। अब जहां तक बात आई मराठी को सीखने की, तो उसके लिए हमें मराठी के टीचर्स जब तक हमारे पास में मराठी का टीचर अच्छा, तो हमारे बच्चों को मराठी की वो एजुकेशन जो दरकार है, जिसके जरिए जो है स्टूडेंट जो है वो कुछ हासिल कर सकता है, वो मिल नहीं सकता। अब आप ये कहेंगे भाई कि हम कहते हैं टीचर बदला ले, तो उन टीचरों को हम हटा दें, ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हम कम से कम, क्योंकि कोई भी मौलिम आखिरी दिन तक, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक वो मुकम्मल मौलिम नहीं बनता। उसको हमेशा उसको सीखते रहना है। नई नई एजुकेशन, नए नए तरीके, नए नए ओरिएंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो जहां तक मेरा ख्याल है, अभी भी कोई मामला खत्म नहीं हुआ है। हमको तो अभी बहुत सारे अभी आगे डेवलपमेंट करने हैं, हमको बहुत आगे बढ़ना है अभी। तो आज भी हम, जब तक हम एक अच्छी क्वालिटी मराठी के सिखाने वाले हम नहीं पैदा करेंगे, जो अभी हमारे टीचर्स उनको हम ओरिएंट नहीं करेंगे, रीओरिएंट नहीं करेंगे, उनको अच्छी सी ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक हम स्कूलों के अंदर में अच्छी मराठी सीखने के ताल्लुक से, सिखाने के ताल्लुक से सोच नहीं सकते। बहुत सारे तरीके हैं उसके, आजकल इंटरनेट के ऊपर में बहुत सारे तरीके निकले हैं जिनके जरिए हम हमारे टीचर्स को रीओरिएंट कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, और उनके जरिए हम जो है अपने बच्चों को अच्छी मराठी दे सकते हैं। हम हमारे मोहल्लों के अंदर में, जैसे कि हमारे बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं जो उर्दू की क्लासेस लेते हैं, अरबी की क्लासेस लेते हैं, फ्री क्लासेस लेते हैं। हम अगर चाहें कि मराठी का माहौल अपने इलाके के अंदर में फैलाए, बनाए, तो हमें अपने स्कूलों के अंदर में वो लोग जो पढ़ के निकल चुके हैं, अपने घरों में बैठे हैं, उनको भी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, जिनको मराठी नहीं आती।
तो हम अपने स्कूलों में फ्री मराठी की क्लासेस स्टार्ट करें और उनको बुलाकर शाम के वक्त में और अच्छे टीचर्स के जरिए उनको हम मराठी सिखा के इस मराठी के माहौल को हम अच्छा बना सकते हैं, अच्छी एजुकेशन हम मराठी की दे सकते हैं। इन तमाम कामों के जरिए अगर हमने एक पहल की, हमारे सरफराज नवाज साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा नई नई चीजों की पहल करते हैं, तो मैं उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप जो हैं ये भी एक पहल कर सकते हैं। सरफराज नवाज तमाम जितने भी यहाँ एचएम जुड़े हुए हैं, जो भी सोशल वर्कर जुड़े हुए हैं, वो इस बात को अपने दिमाग में रख के ये कर सकते हैं कि हम मराठी को किस तरीके से हमारे लोगों तक, आम लोगों तक हम इसको पहुंचाए और लोगों के अंदर में एक मराठी की आम फहमी को पैदा करें, एक दिल से एक और दिल से उसको पैदा करें। ये नहीं कि एक जरूरत है, साहब गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब तो आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा सीख के कोई फायदा नहीं। हमको सीखना पड़ेगा एक अपनी दिल के साथ में, और ये सोचकर कि ये भी नहीं सोच कर सीखना है कि हमको इसलिए सीखना है कि गवर्नमेंट की सर्विस तो हमको मिले। वो तो मिलेगी, जिनको मिलना है, जो जिनकी उम्र है करने की वो करेगी, मिलेगी। लेकिन हमारा मकसद ये होना चाहिए कि उससे हमारी मोहब्बत होनी चाहिए। जैसे हमारे पास हमारी मोहब्बत होती है हमारी उर्दू के साथ में, हम मुशायरे मुनक्किद करते हैं, उर्दू से रिलेटेड हम बहुत सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स हम लोग अभी इस दौर के अंदर में कर रहे हैं। ऐसे ही मराठी से रिलेटेड हम जो है सेमिनार्स और वेबिनार्स भी ले, हम उनकी क्लासेस भी ले, और इस तरीके से एक आम फहमी मराठी से रिलेटेड हम जब तक फैलाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तब तक हम जो है मराठी को अपने अंदर में ला नहीं सकते। और जैसे कि कहा मैंने कि भाई सिर्फ 50 नंबर की मराठी लेके होगा नहीं, हमें हमें चाहिए कि हमारे स्कूलों के अंदर में हम हिंदी तो हम वैसे बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, हिंदी के लिए कोई इश्यू नहीं है, मराठी जैसे सीख ले हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो है मराठी से रिलेटेड मराठी को हम सीखने के लिए सही तरीका अख्तियार करें, और इसी के जरिए हम जो है नौकरियों में आगे आ सकते हैं, हम मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम के अंदर में अपने आप को जोड़ सकते हैं, हम अपने एहसासात लोगों के सामने में, जो मराठी स्पीकिंग लोग हैं उनके साथ में रख सकते हैं। एक रीजन हमारे पीछे ये भी है मराठी का हमारे अंदर ना जाने का, कि जो हमारा इलाका जो था, खासतौर पर ये सीपेट मरार का इलाका था, ये पहले एमपी के साथ में जुड़ा हुआ था, और एमपी के साथ में जुड़ने की वजह से यहाँ की जुबान एक्चुअली हिंदी थी। ये भी एक वजह है कि कई जो है नॉन मुस्लिम जो है वो मराठी अच्छी तरह से बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने अपने आप को टोटली चेंज किया, और आज जो हालात पहले मराठी के नॉन मुस्लिम के अंदर में थे वो आज नहीं है। आज वो मराठी सीख चुके हैं, बोल चुके, अच्छा बोलते हैं, अपने घरों में बोलते हैं। हमारा विदर्भ बेल्ट भी मराठी काफी अच्छा बोल रहा है, लेकिन सिर्फ हमारे खास तौर पर मुस्लिम के अंदर में ये आज भी इस चीज की कमी है कि वो मराठी को जो है एक अलग तरीके से उन्होंने देखा है। मैं चाहूंगा कि इस वेबिनार के जरिए चेंज समाज के अंदर में आए। वैसे एक वेबिनार से नहीं होगा, हमको ऐसे कई वेबिनार और कई फंक्शंस और कई वर्कशॉप हमको लेने पड़ेंगे, एक बेदारी अंदर में हमको डालनी पड़ेगी, तभी हम जो है इस मराठी के जरिए हम इसका फायदा उठाकर हम अपने आप को गवर्नमेंट सर्विसेज में, जैसे कि आपको पता है कि जब तक हम ऊंचे ओहदों पर जाएंगे नहीं, हमारी बात जो है हुकूमत तक जाएगी नहीं। हुकूमत तक जाने के लिए हमको डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ये सब हमको बनने पड़ेंगे, हमको फाइनेंस में जाना पड़ेगा, और वो जाने के लिए हमको अपने आप को, हमारे बच्चों को कुछ हायर मराठी की तरफ में रुजू होना पड़ेगा, और वहां होकर जो है बच्चों को इस ताल्लुक से मालूमात देनी पड़ेगी, और वो देने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर जफर साहब हमारे दरमियान मराठी की ताल्लुक से कुछ अहम बातें पेश कर रहे थे। हेलो। अब तकरीबन हेलो। अब तकरीबन हमारे तमाम साथी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी प्राध्यापक तुकाराम बीड़कर साहब, माजी आमदार व अध्यक्ष विदर्भ विकास महामंडल, जो हमारे दरमियान तशरीफ रखे हुए हैं, मैं प्राध्यापक तुकाराम बीड़कर साहब से गुजारिश करूंगा कि मराठीशी माझा नाता इस विषय पर वो हमारी रहनुमाई करें। बीड़कर साहब। सोहेल सर, मेरी आवाज आ रही है? तुकाराम भाऊ,
हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। तर सर का माइक बंद है, माइक को अनम्यूट कर दीजिए जरा। बोलिए ना तुकाराम भाऊ। हेलो। तुकाराम भाऊ का माइक बंद है। हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है सर उनकी। बोलिए। भाऊ तुमची आवाज येत आहे, तुम्ही सुरू करा भाऊ। तुकाराम भाऊ, हा आपली आवाज येत आहे, सुरू करा। आवाज येते का? हो येते आवाज, येत आहे आवाज। आता मराठी भाषेवर हा श्रीकांत दादा ऐकू येते? हा, मराठी भाषा या विषयावर असल्यामुळं हिंदी में बात नहीं करूंगा, मैं मराठी में बोलूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है। कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है उसकी, मैं अभी वो नागपुर सर जो है उनका भाषण सुना अभी, तो कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो उस भाषा का इतिहास और वो भाषा कैसी बनी, कहाँ से आई, ये सीखना भी जरूरी है। तो मैं मराठी में इसका थोड़ा हिस्ट्री इसके बारे में बोलूंगा, वो मराठी में बोलूंगा। मराठी भाषा ही काही आजकालची नाही, या भाषेला हजारो वर्षापूर्वीचा इतिहास आहे, श्रीमंत इतिहास आहे। या भाषेचा संस्कृत भाषेच्या प्रभावाखाली निर्माण झालेल्या प्राकृत भाषेच्या महाराष्ट्री या बोलीपासून ही भाषा निर्माण झाली। या भाषेचा सर्वप्रथम उपयोग सातवाहन काळामध्ये, इतिहासामध्ये सातवाहन काळ असे अलग अलग काळ होते ना, सातवाहन काळामध्ये प्रशासनामध्ये या भाषेचा उपयोग झाला। पण या भाषेची खरी भरभराट जी झाली ती झाली यादव काळामध्ये। यादव काळामध्ये विवेक सिंधू हा काव्य ग्रंथ लिहिणारे पहिले मुकुंदराजे हे पहिले कवी ठरले। नंतरच्या काळामध्ये संत ज्ञानेश्वर यांनी ज्ञानेश्वरी, हरिपाठ, चांगदेव 65, चांगदेव 65 आणि अशा अनेक ग्रंथाची त्यांनी निर्मिती केली। सर्व प्राणी मात्र जगातले सुखी हो म्हणून त्यांनी पसायदान मागितलं परमेश्वराकडे, ते सुद्धा मराठी भाषेतच मागितलं। आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये संत एकनाथ महाराज आले। एकनाथ महाराजांनी भारुड लिहिली आणि त्याच्यामुळे साहित्य, संत साहित्य निर्माण झालं। त्यापुढं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये संत तुकाराम महाराज हे संत पण फार मोठे साहित्यिक होऊन गेले। त्यांनी 4141 अभंग लिहिले त्या काळामध्ये। त्यांच्या पुढं संत रामदास स्वामींनी दासबोध हा ग्रंथ लिहिला। स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या मध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या लोकांनी विविध लेख, ग्रंथ, पुस्तकं लिहून या भाषेच्या मध्ये आणखी भर टाकली आणि त्यावेळेस या सर्व याचा उपयोग हा स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी त्यावेळेचे जे लोक होते त्या लोकांना झाला। त्यानंतर पुढच्या काळामध्ये कुसुमाग्रज, आचार्य अत्रे, वि स खांडेकर, ग दि माडगूळकर, उबा भावे, मंगेश पाडगावकर, अण्णाभाऊ साठे, बहिणाबाई चौधरी, शिवाजी सावंत, दिमा मराजदार, विश्वास पाटील तर नामदेव ढसाळ यांच्यापर्यंत अनेकांनी साहित्याची निर्मिती केली। त्यापुढं जसा हिंदीमध्ये गझल हा प्रकार असतो तसा आपल्या कविवर्य सुरेश भट जे नागपूरचे यांनी मराठीमध्ये गझल सुद्धा लिहिण्याचा प्रयत्न केला। त्यांची गझल आहे, मी आता वाचतो ती।
लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी एवढ्या जगात माय मानतो मराठी। ही गझलचा प्रकार सुरेश भटांनी नागपूरची आपल्या विदर्भात त्यांनी असं म्हणतात, दर 12 कोसावर भाषा बदलते, बरोबर आहे, दर 12 कोसावर भाषा बदलते। तसंच या मराठीचं पण झालं। या मराठी भाषेच्या अहिराणी, खानदेशी, वऱ्हाडी, नागपुरी, मराठवाडी, जाळीबोली, मानदेशी, कोल्हापुरी, मालवणी, चित्पावनी, कोकणी, नारायणपेठी अशा अनेक बोली भाषा पुढच्या काळामध्ये अलग अलग त्याच्यात निर्माण झाल्या। आपण जे अमरावती विभागामध्ये राहतो ही आपली वऱ्हाडी भाषा आहे। संत गाडगे बाबा, तुकडोजी महाराज हे सगळे ही गाडगे बाबाची या वऱ्हाडी भाषेतच बोलायचे। नागपूरच्या भागामध्ये थोडा अजून लहेजा चेंज होतो याचा, ते नागपूरच्या भाषेतील नागपुरी भाषा असे म्हटली जाते, वऱ्हाडीची भाषा। खरं म्हणजे मराठी भाषेचा खूप श्रीमंत इतिहास आहे आणि अशा क्वचितच भाषा आहेत की जेवढी श्रीमंती या मराठी भाषेला मिळते। आता या मराठी भाषेच्या संदर्भामध्ये काही गोष्टी महत्वाच्या सांगणं आवश्यक आहे। मी 2-3 मिनिटं वेळ जास्त घेईल हा, याच्यासाठी की ही मराठी भाषा आपल्या राज्याची राज्यभाषा आहे। मग नागपूरचे सर सांगत होते की आपल्या राज्यात भाषा आहे, उद्या सरकारी दप्तरामध्ये किंवा कार्यालयामध्ये मराठीचं जास्त वापर करावा असं सरकार सांगत असते। म्हणून सरकारनं एक जसं समाज कल्याण विभाग आहे, आदिवासी कल्याण विभाग आहे, तसा मराठी भाषा हा विभाग आहे। त्याच्यासाठी सचिव आहेत आणि नामदार सुभाष देसाई जे मंत्री आहेत ते मराठी भाषा विभागाचे मंत्री पण आहेत। म्हणजे एक विभाग सुद्धा याच्यासाठी कार्य करतो। विविध संस्था, विविध संघटना याच्यासाठी असे विविध कार्यक्रम ते घेत असतात आणि त्यांच्या मार्फत हे भाषेचं संवर्धन केलं जातं। तुम्हाला कदाचित माहित नसेल की या मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी अनेक विविध कार्यक्रम सुद्धा आयोजित केले जातात। जसं मराठी साहित्यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरवलं जातं। त्यामध्ये भारतातले सगळे मराठीचे साहित्यिक येऊन त्या ठिकाणी आपापले साहित्यावर सांगतात, माहिती देतात। त्यानंतर मराठी नाटकं जे आहेत ते अखिल भारतीय नाट्य संमेलन हे सुद्धा भरवलं जातं। त्याच्यामध्ये मराठी नाटकं आणि त्या संदर्भातले त्या ठिकाणी मेळावे होतात। आणि विशेष म्हणजे 1981 ते 85च्या काळामध्ये अकोल्याच्या आपलं जे स्टेशन जवळचं हायस्कूल आहे त्या ठिकाणी अखिल भारतीय नाट्य संमेलन पण अकोल्यात झालेलं आहे आणि अखिल भारतीय साहित्य संमेलन सुद्धा त्या काळात झालेलं आहे। खासदार नानासाहेब वराडे त्याचे आपले काय म्हणू त्याला प्रमुख होते काय त्यांच्या काळामध्ये, किंवा गणगणे साहेब आणि विजय कौशल ही प्राध्यापक मांडवगणे सीताबाई कॉलेजचे, या सगळ्या लोकांनी त्याचं आयोजन केलं होतं। मी पण त्याच्यामध्ये आयोजनामध्ये भाग घेतला होता, दोन्ही याच्यामध्ये स्वयंसेवक म्हणून त्या ठिकाणी माझ्या व्यायामशाळेचे मी सगळे लोक घेऊन गेलो। त्याचबरोबर एक लक्षात घ्या, मराठी मनुष्य म्हणून आपण दादासाहेब फाळके हे मराठी होते। त्यांनी भारतामध्ये चित्रपट पहिल्यांदा सुरू केला, म्हणजे चित्रपट सृष्टीचे जनक भारतातले हे आहेत दादासाहेब फाळके। यांच्या नावानं दरवर्षी मराठी चित्रपट सृष्टी सुद्धा विविध कार्यक्रम घेते आणि त्यांच्यासाठी मराठी चित्रपट महोत्सव केला जातो आणि दादासाहेब फाळके अवॉर्ड त्याला दिलं जातं त्या उत्कृष्ट चित्रपटांना, मराठी चित्रपटासाठी विशेष त्याला मराठी चित्रपटाला अनुदान देण्याची पद्धत सुद्धा आहे की त्या पद्धतीने मराठी वाढली पाहिजे शासनाचे प्रयत्न आहेत। त्याचबरोबर मराठी साहित्य निर्मितीसाठी विविध संस्था आणि मंडळ आहेत, ज्यामध्ये राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळ ही फार मोठी संस्था असतो, त्याला अध्यक्ष दिले जाते आणि त्याला राज्यमंत्र्याचा दर्जा पण दिला जातो। त्यानंतर शाहू फुले आंबेडकर साहित्य निर्मिती यांच्या जीवनावरचे साहित्य हे सुद्धा साहित्य निर्माण करण्यासाठी इथं मंडळ आहे। आणि त्याचबरोबर
एक हे मंडळ आहे की ज्यामध्ये काय म्हणू आपण त्याला, विश्वकोश मराठी भाषेचा तयार केला जातो. शब्दाची रचना, शब्द जे वाढतात ते सुद्धा एक मराठी शब्दकोश मंडळ त्या ठिकाणी केलं जातं. जसे ज्ञानपीठ अवॉर्ड दिल्या जातात तसं मराठीच्या लोकांना, अनेक लोकांना मिळालेलं आहे. तसा एक ज्ञानबा तुकाराम नावाचे मराठीमध्ये महाराष्ट्रात अशा एक साहित्यिकांना दिल्या जाऊन त्या ठिकाणी त्या मराठी भाषेच्या निर्मितीसाठी किंवा त्याच्यातल्या साहित्यिकांना पुरस्कार देण्यासाठी त्या पद्धतीनं ते केलं जातं. आणि आता खास करून आता उर्दू भाषिक मंडळी या ठिकाणी जास्त दिसते. श्रीकांत दादा आणि मी नागपूरचे मुख्याध्यापक आहेत, त्यांचं भाषण आहे की महाराष्ट्रात आता आपल्याला राहायचं काही सरकारी अधिकारी जर झालो आपण तर त्यात शिकायला पाहिजे. तसंच IAS IPS जे ऑल इंडिया सर्व्हिस असतात ते कुठे गेले की त्यांना त्या राज्यातली भाषा शिकावीच लागते. तसं मराठीत हे जे येतात IAS IPS अधिकारी यांना सुद्धा शिकावी लागते. खरं म्हणजे आता मातृभाषा आपल्या असतात मराठी प्रत्येकाला. आता श्रीकांत दादाची मातृभाषा म्हणजे ज्याची आई जे बोलते आपली ती मातृभाषा ते मराठी आहे, माझी मराठी आहे. पण आमचे सरफराज सर आहेत, यांची भाषा कदाचित उर्दू असेल मातृभाषा, त्यांच्या घरी उर्दू बोलल्या जात असेल. प्रत्येकाची मातृभाषा ही अलग असते. माझी मराठी आहे, आपली कोणाची उर्दू असेल, कोणाची तेलुगू असेल, तामिळ असेल. आपल्या राज्याची भाषा ही मराठी भाषा, राज्यभाषा तिला दर्जा दिलेला आहे. त्यानंतर राष्ट्रभाषा जी आहे ती आपली हिंदी आहे आणि विश्वभाषा जी आहे ती इंग्रजी. म्हणजे जगाशी तुम्हाला जर संपर्क ठेवायचा तुम्हाला इंग्रजी आली पाहिजे. देशामध्ये तुम्हाला जर जायचं असेल तर तुम्हाला हिंदी आली पाहिजे. आणि या राज्यामध्ये जर तुम्हाला राहायचं असेल, व्यवहार करायचे असतील, उद्योग व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा येणं ही अतिशय आवश्यक बाब आहे. म्हणून उर्दू तसं हिंदी आणि मराठी जवळचा संबंध येतो. ज्यांना हिंदी येते त्यांना लिहिता वाचता मराठी येऊ शकते, कारण की लिपी जी आहे ती जवळजवळ सारखी येते. उर्दूची लिपी थोडी वेगळी येते, मराठी हिंदी जवळजवळ सारखी येते. तर ही मराठी भाषा तुम्हाला शिकणं गरज आहे. त्या ठिकाणी बोलताना ते नागपूरचे सर बोलले की टीचर लगाना चाहिए वगैरे. तसं आपल्या इकडे अकोल्यामध्ये प्रत्येकाला मुस्लिम समाजाची जी मंडळी आहेत किंवा मारवाडी समाजाची जे सगळं हिंदी सायडर म्हणून आपण त्या सगळ्यांना मराठी समजते. कदाचित बोलता कमी येत असेल तर मराठी समजते या लोकांना. आणि जर शास्त्रशुद्ध जर मराठी शिकायची असेल तर चांगल्या शिक्षकाकडून त्याचं व्याकरण शिकलं पाहिजे. ग्रामर जर आपण शिकलो तर त्या भाषेचे हे होईल आणि त्याचे शब्द सुद्धा तुम्हाला हे करता येतील. आता तसं माझं भाषण झालं, खूप लंब झालं, हे साहेब जांभळा देऊन राहिले त्यामुळं मी थोडं आटोपता घेतो. आणि मराठी भाषेत सांगणं त्यांना ते कदाचित कळत पण नसेल मी काय बोलतो. मराठी हे मराठी मला सांगणं आवश्यक होतं. तर मला वाटतं मी आता या ठिकाणी थांबतो. कोणाला काही विचारायचं असेल किंवा काही चर्चा करायची असेल तर जरूर करा. ठीक आहे श्रीकांत दादा? सरफराज सर जी, थँक्यू सर, धन्यवाद. मराठी आम्ही आभारी आहोत की आपण मार्गदर्शन केले. मराठी भाषेचं मी सुरुवात थोडा शॉर्ट मध्ये, खूप लांब आहे ते सांगण्यासारखं, पण थोडक्यात आपलं स्पर्श करत असा मराठीचा इथपर्यंत तुम्हाला आणलं. ठीक आहे, माझं आता मी संपवतोय. थँक्यू सर, थँक्यू सर. हा सर, धन्यवाद सर. अब इसके बाद मैं हमारे दरमियान एक वरिष्ठ पत्रकार है नौशाद उस्मान साहब, जो फेसबुक, यूट्यूब पर और मराठी न्यूज चैनल पर काफी रहनुमाई करते हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद है. अब मैं प्राध्यापक तुकाराम बिडकर साहब का धन्यवाद करते हुए नौशाद उस्मान साहब, वरिष्ठ पत्रकार, इनसे गुजारिश करूंगा कि मराठीशी माझा नाता
इस विषय पर वो हमारी रहनुमाई करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिहि लियुबय्यिना लहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम मिल्लत स्कूल के चेयरमैन जनाब सरफराज नवाज खान साहब, स्कूल के हेडमास्टर साहब, आदरणीय तुकाराम बेडकर साहब, मोहतरम मुजफ्फर अहमद खान साहब और बहुत ही इज्जत-ए-माब असातिज़ा, साहबान और साहिबात, और मेरी मालूमात के लिए यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स के सभी पेरेंट्स, माए बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी अभी आपके सामने एक कुरान मजीद की सूरा नंबर 14 और आयत नंबर 4 को पढ़ने का शर्फ हासिल किया हूँ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, उसने अपनी कौम ही की जुबान में पैगाम दिया है ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझाए। सच कहा अल्लाह ताला। मैं सभी शुरा से दरख्वास्त करूंगा कि मैंने जो है वो 2 विंडोज ओपन किए हैं। एक तो मेरा ये अभी आप जो देख रहे हैं JIS MS Zoom के नाम से है, और दूसरा नौशाद उस्मान के नाम से है। तो JIS MS Zoom के ऊपर जो है मैं अभी मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ, और नौशाद उस्मान पर जो है आप वो मेरी तकरीर आप अगर सिर्फ तकरीर सुनना चाहते हैं तो इस जो है वो विंडो को आप ओपन कीजिए, और अगर से प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो JIS MS Zoom को आप ओपन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। बड़ी खुशी की बात है और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे मिल्लत स्कूल के चेयरमैन मोहतरम सरफराज नवाज खान साहब को कि आपने बहुत अच्छे मौजू पर ये प्रोग्राम रखा है। दरअसल अभी मैं पार्टिसिपेंट्स की तादाद देख रहा हूँ तो ये तकरीबन 57 से 60 या 62 हो गए हैं, 60 के आसपास। और कुछ एक डिवाइस पर अगर से कुछ 5 लोग भी अगर से हम कंसीडर करते हैं तो ये तादाद 300 के आसपास पहुंच जाती है। तो एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में हम शरीक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको मैं रिकॉर्ड भी करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसको बाद में YouTube वगैरह पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी जो है वो मौजू है। तो हम लोग जो है वो हमारा जो है वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर से स्क्रीन शेयर ना हो तो ये चैट जो है वो मैंने ओपन किया हूं, अगर आप मैसेज भी कर सकते हैं। कोई अगर से इस तरह से आप अगर से जी श्रीकांत दादा पाटिल साहब भी जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपना जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अथर खान सर, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके बताएं कि क्या शेयर हो रहा है स्क्रीन? जी हाँ, जी हाँ, हो रहा है। जी स्क्रीन बड़ा हो रहा है जी, ठीक है। तो ये मौजू है हमारा मराठीशी माझं नातं। आता यानंतर मी मराठीत बोलणार इंशाल्लाह। तर
मी जे तुमच्या समोर आयत नंबर सूरा नंबर 14 आणि आयत नंबर 4 तुमच्या समोर पठण केली, त्याचं भाषांतर असं आहे, जैसा उर्दू तुमच्या समोर दिसतंय कि हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है उसने अपनी कौम ही की जुबान में पैगाम दिया है ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोलकर बात समजाए. मी देखील उर्दू अशी शिकलेलीच आहे नंतर, मला येत नव्हती, माझी मातृभाषाही उर्दू नाही आणि माझी एज्युकेशन भाषाही उर्दू नाही, पण नंतर मी शिकलेली. याचा भाषांतर असं आहे की अल्लाहच्या नावाने प्रारंभ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. भाषांतर असं, आम्ही आपला संदेश देण्यासाठी जेव्हा कधी एखादा प्रेषित पाठवला आहे त्याने आपल्या लोकांच्या भाषेत म्हणजे प्रादेशिक भाषेत संदेश दिला आहे, जेणेकरून त्याने त्यांना चांगले स्पष्ट करून आपल्या म्हणणे मांडावे. मग अल्लाह ज्याला इच्छितो वाम मार्गावर लावून देतो आणि ज्याला इच्छितो सन्मार्ग दाखवितो, तो प्रभुत्व संपन्न व बुद्धिमान आहे. कुराण अध्याय क्रमांक 14 श्लोक क्रमांक 4. मला खरं म्हणजे मराठी बोलणं फार सोपं जाते आणि सहसा कसं आता कार्यक्रमात कोणी मला जर बोललं की तुम्ही जे आहे ते थोडस उर्दूत बोला किंवा हिंदीत बोला, तर मी त्याला ताडकन माझ्या मराठी स्वभावाप्रमाणे त्याला उत्तर देतो की मी साय खातो मराठीच्या दुधाची, दुसरीचा उंबरठा ओलांडू कशाला, अशा प्रकारचं एक असं मराठी झाटणीचं त्याला उत्तर देऊन टाकतो. परंतु इथं जे एक 300-350 लोक जे जमा आहेत, त्यांच्या परिवारातही असे बरेचसे लोक आहेत की ज्यांना मराठी कळणार नाही, म्हणून मराठी त्यांनी शिकावी यासाठी मी उर्दूत बोलणं आवश्यक आहे. त्यामुळे मराठी माणसाची क्षमा मागू, मी थोडी उर्दूही बोलेन, थोडी मराठीही बोलेन. सर्वात जास्त विविधता जगामध्ये भारत देशात, आणि भारतामध्ये सर्वात जास्त विविधता जी आहेत ते आपल्या महाराष्ट्रात आहे, आणि महाराष्ट्रात सर्वात जास्त विविधता आपल्या विदर्भात तुम्हाला सापडते. विदर्भात तुम्हाला मारवाडी सापडतील, गुजराती कच्ची सापडतील, विदर्भात तुम्हाला जे आहे ते अहिराणी वाले सापडतील, विदर्भात तुम्हाला जे आहे ते प्रत्येक प्रकारचा माणूस सापडेल, तुम्हाला प्रत्येक प्रकारचा माणूस. तर सर्वात जास्त विविधता असलेला आणि अकोला हे तर माझ्या विदर्भात, मी मूळ विदर्भातला, यवतमाळ जिल्ह्यातला आहे, नंतर स्थायिक झालो औरंगाबादला, विदर्भातला. तर आपल्या अकोल्यामध्ये तुम्हाला सर्वात जास्त जे आहे ते विविधता, या शहरामध्ये देखील विविधता दिसेल तुम्हाला. इथं बैतपुरा आहे, भांडपुरा आहे, तर इथं सिंधी कॉलनी तुम्हाला दिसेल. इथं जे आहे ते अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या हे संस्कृती असलेल्या जे आहे ते तुम्हाला गल्ल्या आणि मोहल्ले तुम्हाला दिसतील. तर यानंतर मी उर्दू मध्ये बोलणार आहे. सबसे पहले हम देखते हैं अहमियत, जुबान की अहमियत क्या है. सबसे बड़ा इसका फायदा कोई है तो वो ये है माहौल से शनासाई, माहौल शनासी इसको कहते हैं, माहौल से शनासाई. आपल्या सभोवतालच्या परिसराची ओळख, तादात्म्य साधण्यासाठी केलेली ओळख. हमको सही तारीख जो महाराष्ट्र की अगर से जो है वो अगर से मालूम करना है तो हमको जो है वो मराठी सीखनी पड़ेगी. मिसाल के तौर पे शिवाजी महाराज के ताल्लुक से अगर से हमको सही अगर तारीख चाहिए उनकी तो हमको मराठी में पढ़ना पड़ेगा. हमको जो है सिर्फ वो सिलेबस वाली उर्दू किताब में जितना कहा हुआ उतना नहीं, कि सिलेबस में ज्यादातर तो ये बातें लिखी हुई है कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़ा था और शाहिस्ते खान की जो है वो उंगलियां काटी. तर अफजल खानाचं पोट आणि शाहिस्ते खानाचं पोट फक्त एवढंच मर्यादित करून ठेवलंय काही लोकांनी आमच्या शिवाजी महाराजांना. हो, आमच्या हा शब्द मी जाऊन वापरला, आमच्या शिवाजी महाराज. इसकी बड़ी वजह जो है वो है जुबान का नहीं आने की वजह से. हमको पता ही नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है वो एक मस्जिद की तामीर के लिए 653 एकड़ जमीन दी थी. रत्नागिरी के दापोली तहसील में केलसी नाम का एक देहात है,
उस देहात में अगर से जाएंगे तो वहां से एक पगडंडी है, कच्चा रास्ता है, हजरत बाबा याकूत सरवरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ये शिवाजी महाराज के जो 22 गुरु थे, तुकाराम महाराज वगैरह, उसके 11वें जो फहरिस्त थे उनके गुरुओं के 11वें नंबर पे जो है हजरत बाबा याकूत रहमतुल्लाह अलैह, याकूत सरवरी रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम आता है। बाबा याकूत को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 653 एकड़ जमीन जो है वो हिबा की थी। अभी क्या नाम है उनका, मिनिस्टर थे कुछ साल पहले, आरिफ नसीम खान साहब, वक्फ के मिनिस्टर, उन्होंने जो है वो जमीन का सर्वे करवाया और फिर वक्फ में उसको डालने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया, वक्फ वाले जीत गए वो केस, लेकिन क्योंकि उस जमीन पर बहुत ज्यादा गांव बस गया था एक, और कुछ जो है वो मंदिर और कुछ इस तरह की भी चीजें बना लिए थे, इसलिए उनको तोड़ा नहीं गया। फिर जो है उसका किराया वसूल करता है वो ट्रस्ट, जो मस्जिद का ट्रस्ट है, पूरे गांव से किराया वसूल करता है। और जाहिर सी बात है गांव भी जरूरी था वरना नमाज पढ़ने को ना है। तो वो मस्जिद आज भी मौजूद है, मैं देख कर आया, गूगल पर है, केलसी शिवाजी महाराज मॉस्क ऐसा कुछ डालो आप, तस्वीर आती उसके ऊपर। मेरे पास है, अगर कोई कहे तो मैं भेज सकता हूँ, गूगल पर आप चेक कर सकते हैं तस्वीरों के साथ। एक तरफ दरगाह है, दूसरी मस्जिद है, और मस्जिद अच्छी हालत में है, ऐसा लगता है कल बनी, और उसका नाम जामा मस्जिद है। लेकिन सब लोग गांव में उसको शिवराय की मस्जिद, शिवाजी की मस्जिद, शिवाजी की मस्जिद कहते हैं। लोगों को बाबरी मस्जिद मालूम है, शिवाजी की मस्जिद नहीं मालूम। क्यों? मराठी नहीं आती, मराठी नहीं आती। मुझे मालूम है क्यों, मुझे मराठी आती। मैंने गोविंद पानसरे साहब की किताब शिवाजी कौन होता पढ़ी है, उसके बाद उसका उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है, एडवोकेट गाजिउद्दीन सईद साहब ने अब किया है, कुछ कई दहाइयों के बाद उसका तर्जुमा हुआ। मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे मराठी आती है। बाबा साहब की कई लिटरेचर मराठी में मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है, ये बात सही है। लेकिन महाराष्ट्र में खासतौर से आम देहात के अंदर, और मैं उमरखेड़ का रहने वाला हूँ, देहात सबसे ज्यादा खुदकुशियां जिस जिले में होते हैं उस जिले का रहने वाला हूं मैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खुदकुशियां यवतमाल जिले में, और वो भी किसान करते हैं। ये भी बात मुझे क्यों मालूम, मराठी अखबार मैं पढ़ता हूँ। शनासाई होती है, देखिए माहौल से शनासाई होती है, और उसकी वजह से वो जो नफरत फैलाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे कई ऐसे हमारे बिरादरान वतन की जो शख्सियात है उनके ताल्लुक से, उर्दू में भी और मराठी में भी बहुत ज्यादा तंग नजरी से लिखा गया। उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो मुतासिब माहौल हो गया है हमारे महाराष्ट्र का। अभी कुछ तब्दील हो रहा है, अभी कुछ तब्दीलियां आ रही धीरे धीरे। असल में जुबान का मकसद क्या होता है? वो है राब्ता कायम करना, मालूमात देना और हासिल करना। यह है जुबान का मकसद। कोई भी जुबानों को जो है वो कुरान ने शायर अल्लाह कहा, शायर अल्लाह, शायर अल्लाह यानी अल्लाह ताला की निशानियां। इसलिए सारी जुबानें जो है वो अल्लाह ताला की निशानियां हैं, सारी जुबानें। हाँ, मराठी जुबान भी जो है वो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। आप बोलेंगे ऐसा कैसा बोल रहे? हाँ बिल्कुल। उर्दू जुबान जो है वो आर्य जुबान है, आर्य जुबान। यहाँ के जो आर्य आए थे उनकी जुबान थी, आर्य जुबान। ये कोई इस्लामी जुबान नहीं है। इस्लामी जुबान नाम की कोई चीज रहती नहीं है, क्योंकि इस्लाम हर एक देश का मजहब जो है वो दीन रहा है। क्योंकि इस्लाम के जो प्रॉफिट्स है, जो पैगंबर आया है, वो हर एक मुल्क में आए हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है लिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर एक कौम के लिए पैगंबर है। भारत में भी आए होंगे, महाराष्ट्र में भी आए होंगे, और अल्लाह ताला फरमाता है, जैसा कि मैंने इससे पहले की आयत पढ़ी थी, कि जो भी नबी आया है हमने हर एक नबी भेजा, उसी की जुबान में उसने दावत दी, और लोकल जुबान में बात दी। जापान में कोई पैगंबर आया होगा तो उसने मराठी में दावत नहीं दी होगी, या महाराष्ट्र में अगर से पैगंबर आया होगा तो उसने कोई अरबी में दावत नहीं दी। उसने जो पैगाम सुनाया होगा हक का, वो जो है उसी लोकल जुबान में सुनाया होगा, ताकि लोग बात समझे। इसलिए मैंने कहा कि हर एक मुल्क ये इस्लाम का मुल्क है, और हर एक मुल्क की जुबान में इस्लाम की जुबान है, याद रखिए। हर एक जुबान इस्लाम की जुबान, अल्लाह की जुबान, अल्लाह की निशानियों में से एक है। ये याद रखना जरूरी है कि
कि राब्ते की जुबान का मकसद राब्ता होता है। इसके बाद जो है हाँ, दूसरा मकसद क्या होता है? जज्बात शेयर करना। देखिए, मराठी जुबान सिर्फ राब्ते की जुबान नहीं है, याद रखिए। मराठी जुबान सिर्फ राब्ते की जुबान नहीं है, मराठी जुबान से जज्बात भी जुड़े हैं। मैं आंध्र प्रदेश गया था, अभी इलाका तेलंगाना में आता है, आदिलाबाद जिले का। वहां पर बहुत सारे मराठी जो मजदूर है वो वहां पर थे, और मराठी मजदूरों के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जमात इस्लामी हिंद की जानिब से वहां पर, और ईद मिलन प्रोग्राम था। पूरे मराठी लोग थे, हालांकि इलाका तेलुगु वालों का, लेकिन वहां पर मराठी जो महाराष्ट्र से माइग्रेट होकर गुजरे हैं उनका जो है वो प्रोग्राम था। तो मैंने शुरू किया प्रोग्राम को मराठी जुबान से, माझा बंधुनो माझा भगिनीनो, ज्यादा कुछ बोला नहीं था, बस पहला एक दो जुमले ही बोला था। तो कई लोग जो है वो उनके आंखों से आंसू जारी होने लगे। मैंने कहा कि भाई मैंने तो अभी तकरीर शुरू ही की है और ऐसी कोई बात नहीं की कि वो किसी को रोना है, क्या बात है। मैं बाद में पूछा क्या बात है, लोग रो क्यों रहे थे? तो बाद में जो है वहां के कुछ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं वो मजदूर पेशा लोग हैं और माइग्रेटेड लोग हैं, महाराष्ट्र से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं, पराए प्रदेश में अपनी जुबान सुनकर उनके आंखों से आंसू जारी हो गए, बस अपनी जुबान सुनकर। और कोई सब तेलुगु सुने आती थी 24 घंटे, दुकानों पे बोर्ड तेलुगु और सारा माहौल तेलुगु, और उसके अंदर कोई मराठी बंदा अपनी जुबान बोल रहा है, अपनी गांव की जुबान बोल रहा है, दिल पे बात लगी, उनके आंसू आ गया। तो मराठी जुबान सिर्फ राब्ते की जुबान नहीं है। इस जुबान से मेरा रिश्ता क्या है? ये मेरे अल्लाह की निशानी है, ये मेरे रब की निशानी है, जैसे कि दूसरी जुबानी निशानियां। ये मैं जहां पर रहता हूं उस रियासत की जुबान है, ये मेरा रिश्ता है मराठी, ये मेरा रिश्ता है। तो जज्बाती रिश्ता भी होना चाहिए, जज्बाती रिश्ता भी होना चाहिए। जैसा कि ये प्रेजेंटेशन थोड़ा स्लो हो गया है, हाँ, ये वकार का भी मुद्दा है, स्वाभिमान का भी मुद्दा है मराठी जुबान। बाकी ईमान वालों के लिए जुबान कोई वकार का और इसका मुद्दा नहीं रहता, लेकिन मराठी जुबान जो है वो मराठी जानने वालों के लिए वकार का मुद्दा है। जहां तक कि मुझे याद है कि मुंबई जो थी 1960 से पहले वो गुजरात में थी, और उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त मोरारजी देसाई जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, और मराठी जानने वालों की एक रियासत बननी चाहिए, जिसकी एक तहरीक चली, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ के नाम से, मुश्तरका महाराष्ट्र तहरीक के नाम से उसको जाना जाता है। और उन्होंने एहतजाज किया, उन लोगों ने, उस तहरीक के लोगों ने, मुंबई का हुतात्मा चौक आज भी आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर, वहां एहतजाज किया, वहां फायरिंग की गई गुजरात हुकूमत की जानिब से, और 108 लोगों को जो है वो गोली मारी गई और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी जो है अलामती उनका स्टैच्यू मौजूद है हुतात्मा चौक के अंदर मुंबई के। 108 लोगों ने जान दी मराठी के लिए, मराठी। तो ये वकार का मुद्दा है, ये जज्बात से जुड़ी हुई चीज है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और खास बात ये होती है कि जो मादरी जुबान होती है उसको मादरी जुबान इसलिए कहा जाता है कि वो मादर यानी माँ से जुड़ी होती है। याद रखो, बचपन से आदमी जो कान पर जो आवाज गिरती है उसकी, वो माँ की आवाज गिरती है उस जुबान के अंदर, इसलिए उसका रिश्ता दिल से जुड़ जाता है। इसलिए किसी की मादरी जुबान में अगर आप कोई कड़वी बात भी कह दें तो वो डाइजेस्ट हो जाती है, वो डाइजेस्ट हो जाती है। याद रखिए, किसी को अम्मा बोलो कितना अच्छा लगता है ना, मदर मम्मी में वो बात नहीं आती, क्योंकि मादरी जुबान नहीं है वो, इसलिए कड़वी बात भी जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है हमारी। आम तौर पे हम सफर में और इसमें उसमें जाते हैं, मराठी में बात करके देखिए आप। मैं ताजिर भी रहा हूं, अपने कॉलेज के अंदर अर्न विथ लर्न जो है वो रहता था मेरा, लर्न विथ अर्न। तो बिजनेस करता था कपड़ों का, साड़ियों का, और बाजार के अंदर भी कुछ चीजें बेचता था, प्लास्टिक वगैरह। तो मैं मराठी में बात करता था, मेरा बिजनेस ज्यादा होता था।
कम्युनिकेशन की वजह से। तो तिजारत में भी अगर से हम बच्चों को समझाना चाहिए कि तिजारत में भी अगर से हमको कामयाबी हासिल करना है यहाँ पर, तो भी मराठी जुबान जो है फायदे में रहती है। याद, मैं बहुत से लोग कुरान का ट्रांसलेशन गिफ्ट के तौर पे देते हैं हमारे बिरादरान वतन को, तो जो पढ़े लिखे रहते हैं थोड़े डॉक्टर और इंजीनियर और ये वो, उनको थोड़ा अंग्रेजी में देते वो लोग। मैं कहता हूं कि नहीं, आप उनकी मादरी जुबान में कुरान दीजिए। हिंदी अगर से मादरी जुबान है तो हिंदी दीजिए, वाकई में अंग्रेजी उसकी मादरी जुबान है, कोई फॉरेनर है उसको अंग्रेजी में दीजिए कुरान, लेकिन उसकी मादरी जुबान अगर से मराठी है तो मराठी में कुरान दीजिए। क्योंकि मैंने जो है वो महसूस किया है कि मराठी मानुस चाहे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में भी रहे, वो मराठी जुबान में बात करता है, मराठी जुबान में बात करता है। और फॉरेन में जाने के बाद तो मराठी और अपने मुल्क से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। मैं जब हज के लिए गया था 2013 में, तो जैसा ही कोई महाराष्ट्र का आदमी दिखता, कोई कोकनी आदमी था, उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, या मंडली या देवायला। अरे मैंने कहा मीना में, मक्का में मराठी जुबान। देखा तो कोकनी कुछ मुसलमान थे, वो कुछ खा रहे थे चिवड़ा वगैरह, कोकन की खास डिशेज लाए थे उन्होंने, तो वो खाने के लिए बुला रहे थे, और उनको मालूम था कि मैं मराठी जानता हूं। तो इतना अच्छा लगा कि पराए प्रदेश में अपनी इलाके की जुबान, मराठी जुबान। मैंने अपनी मक्के की वाली किताब लिखा हूं, प्रवास वर्णन का ट्रैवलॉग, उसके अंदर ये जुबान, ये बात भी जो है उसमें शामिल है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं यार, कुरान का ट्रांसलेशन दे रहा हूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, उसकी मादरी जुबान में दो, क्योंकि हर एक आदमी अपनी मजहबी किताब अपनी मादरी जुबान में पढ़ता है। कोई आदमी अगर से अमेरिका भी चला जाए, वो गीता को इंग्लिश में नहीं पढ़ता, वो उसकी मादरी जुबान में पढ़ता है। या महाराष्ट्र का कोई क्रिश्चियन, वो बाइबल जो है पढ़ता है, वो मराठी में पढ़ता है। ये उनके जज्बात से जुड़ी जो है वो बातें, इस बात का हमने ध्यान रखा। मराठी ना सीखने के नुकसान, जैसा कि हमारे सरफराज नवाज खान साहब ने भी कही बात, और दिगर साहबान ने भी ये बात कही। मुझे जो महसूस होता है, जो वो नुकसान मराठी ना सीखने का, वो ये है, सबसे बड़ी बात, नाम गलत लिखना फॉर्म के अंदर, खुद का नाम गलत लिखना। और फिर होता यह है कि वही नाम आगे स्कूल में आता है, वही नाम कॉलेज में आता है, वही नाम आपके इलेक्शन कार्ड पे आता है, वही नाम जो है आपके आधार कार्ड पे आता है। होता यह कि CAA जैसा कानून अब आ गया है, तो बाप स्वदेशी बेटा विदेशी, बाप विदेशी तो बेटा स्वदेशी, ऐसे भी हुए हैं मामला। आसाम के अंदर ऐसे कई हुए हैं, 5 भाई हैं, 4 भाई स्वदेशी, 1 भाई जो है वो विदेशी घोषित हो गया। और इसके डिटेंशन सेंटर में जो है कुछ लोग, हमारे मुसलमान और हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी जो है वो, उनको भुगतना पड़ा। एक तो आर्मी चीफ था उसके अंदर, उसको भी भुगतना पड़ा नाम की गलतियों की वजह से। नाम एक तो लंबे लंबे रखते हैं, मैं अक्सर अहले ईमान भाइयों को कहता है, नाम छोटे रखो, पैगंबरों के नाम छोटे थे, ईसा, मूसा, नूह, याहया, इब्राहिम, याकूब, यूसुफ, आदम, इद्रिस, छोटे छोटे नाम थे। हकीकुर रहमान, वकीकुर रहमान नहीं, लंबे लंबे। हमारे अभी जो है वो अभी नाम लिया इन्होंने, हमारे सरफराज नवाज साहब ने, मिर्जा रफी अहमद बेग साहब, वो अक्सर लतीफा सुनाते थे। हमारे दोस्त नागपुर में है अभी, वो कहते थे कि भाई लोकमत में उनकी वो आता था कॉलम, उनका मिर्जा एक्सप्रेस के नाम से, अभी यूट्यूब पर है उनका, मजाहिया, बहुत अच्छे, बहुत बड़े कवि है, डॉक्टर है। वो कहते थे कि भाई मेरा जो नाम लिखते थे मिर्जा रफी अहमद बेग, वल्द मिर्जा शफी अहमद बेग, तो वो आधा ही नाम दिखता था। लोकमत के जो थे साहब, वो मिर्जा रफी अहमद बेग, तो वो कहते थे कि भाई आगे क्रमशः लिख दिया करो। बखिया रहता ना, एक कहानी आई, आधी लिखी और उसका आधा पार्ट अगले इशू में, अगले शुमारे में, तो बखिया लिखते क्रमशः, तो क्रमशः लिख दिया करो कि अगले जो आधा नाम जो है वो अगले शुमारे के अंदर शाया करेंगे। उनका नाम मिर्जा रफी अहमद बेग, वल्द मिर्जा शफी अहमद बेग का नाम। इतने लंबे लंबे नाम मत लिखो, और खास तौर से मराठी सीखो, और मराठी में सही नाम लिखो, सही नाम। तो एक तो नाम गलत हो जाते हैं, दूसरा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन में मौका नहीं मिलता। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की कोई भी जॉब के अंदर एक कंडीशन होती है, जो पब्लिक सेक्टर है, खासतौर से पब्लिक से रिलेटेड है, कि आपको मराठी आती है या नहीं आती है, ये आपको बताना पड़ता है।
ये आपको बताना पड़ता है, उसके अंदर टिक करना पड़ता है। अगर से मराठी नहीं आती तो आप चाहे कितने भी मार्क्स मिले आपको, महाराष्ट्र की पब्लिक सेक्टर की नौकरी आपको। तीसरी बात क्या है, वो है गलतफहमियां। गलतफहमियां जैसा कि एक लफ्ज है जिहाद। जिहाद लफ्ज को लेकर जो है इतनी सारी गलतफहमियां फैलाई गई, इतनी सारी फैलाई गई कि उसको आतंकवाद या दहशतवाद का जो है वो सिनोनिम समझा गया, पर्यायी शब्द। कोई भी टेररिस्ट पकड़ा जाता है एक नाम दिया जाता है जिहादी, जो किसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। जिहादी ये लफ्ज है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, मुजाहिद कहा जाता है। लेकिन अगर से जिहाद का हम मराठी में ट्रांसलेशन कर देते, हम ट्रांसलेटर से भी गलती हुई है, उसका ट्रांसलेशन है संघर्ष। अब जब ट्रांसलेशन संघर्ष कर देते तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि जिहाद सिर्फ जो है तलवार से नहीं होता, जिहाद बिल कलम भी है, कलम से जिहाद, जिहाद बिल लिसान, अपने जुबान से भी जिहाद है, जिहाद बिल सैफ, तलवार से भी है, जो आर्मी में रहकर और या फिर जो है पुलिस में रहकर किया जाता है किसी मुल्क के। तो ये समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ट्रांसलेट करो। संघर्ष, संघर्ष हर एक के जीवन में होता है, संघर्ष हर एक के जीवन में होता है। तो सिर्फ मराठी में ट्रांसलेट नहीं करने की वजह से इतनी बड़ी गलतफहमी जो है वो फैल गई, इतनी बड़ी जो है वो गलतफहमी फैल गई। इसलिए आप देखेंगे कि जिन रियासतों के अंदर मुसलमान और नॉन मुस्लिम की जुबान एक है, वहां पर जो है गलतफहमियां कम है और वहां पर फसादात कम होते हैं। केरला में फसाद कितने बार सुनते हैं आप, कितने फसाद होते हैं? क्योंकि वहां पर मुसलमान और नॉन मुस्लिम की जुबान एक ही है, मलयाली जुबान। कर्नाटक में आप देख लीजिए, गोवा में आप देख लीजिए, कोकण में, हमारे महाराष्ट्र का इलाका कोकण, आप देख लीजिए वहां पर, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु देख लीजिए, आप देख लीजिए, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, यहां पर सारे मुसलमान और नॉन मुस्लिम की जुबान जो है वो एक है। महाराष्ट्र में और गुजरात में और कुछ राजस्थान में यही कुछ इस तरह का मसला है। राजस्थान में भी कई मारवाड़ी जो है वो लोग हैं। एक जी, सरफराज अहमद खान साहब, आप कुछ बात कहना चाहते हैं? जी, सरफराज नवाज खान साहब, आपने हाथ ऊपर किया है, ऐसा आया था, रेज द हैंड। नहीं, मैंने एप्रिशिएट करने के लिए किया। अच्छा, तो यहां पर आप देखेंगे कि उस इलाके में फसादात कम है जहां पर जो है वो एक जुबान नहीं है, जो है एक जुबान है। क्योंकि इस तरह के जिहाद और इस तरह के सारी चीजें हलाला को लेकर कई गलतफहमियां हैं। हालांकि वो तलाक पश्चात पुनर्विवाह, उसका तर्जुमा यही है, तलाक पश्चात पुनर्विवाह। तलाक होने के बाद जो रिस्टोर किया जाता है अपनी मर्जी से महिलाओं के, और कई सालों के बाद भी हो सकता है वो, और प्री प्लान नहीं होता, एक्सीडेंटली होता है, उसको हलाला कहा जाता है। तो कई गलतफहमियां हलाला के ताल्लुक से जो है वो खत्म हो जाती है अगर से हम उसका सही तर्जुमा कर लेते हैं। तो ये खामियां हमारे तरफ से भी हुई है। 1 मिनट में ये जो है और चार्जिंग इसकी खत्म हो रही, चार्जर लगाता हूं, 1 मिनट जी। तो गलतफहमियों का जो है वो इजाला अगर से करना है तो मराठी जुबान सीखना जरूरी है, सिखाना भी जरूरी है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कैसे सीखें। बहुत अहम बात, खास तौर से हमारे असातिज़ा हजरात जो है इसको बगौर सुने, और ये जब रिकॉर्डिंग अपलोड की जाएगी तो इसको भी जो है वायरल करें, इसकी लिंक को। कैसे सीखें मराठी जुबान? तो सबसे पहली शर्त यह है मराठी जुबान सीखने के लिए या कोई भी जुबान सीखने के लिए, वो ये है कि जुबान से मोहब्बत करें। देखिए, मोहब्बत जरूरी है, किसी भी चीज को अपनाने के लिए मोहब्बत जरूरी है। मार कूट के, जबरदस्ती, इसरार करके किसी ने अगर से किसी की शादी करा दी जाए ऐसी लड़की से जो उसको पसंद नहीं है, लेकिन बाप के जो है इसरार पर कर लिया, हाँ बोल दिया उसने, मुझे बताओ उसका संसार नहीं चलेगा। अब एक बार शादी करा ली तो उसको हकीकत मानकर, एक तो जबरदस्ती शादी होती नहीं, निकाह फिस्क है, फिर भी अगर से किसी के एहतराम में कर लिया उसने,
तो उसको निभाना पड़ेगा। और अगर से मियाँ बीवी में मोहब्बत रहे तो जिंदगी अच्छे से चलती है, वरना चल नहीं सकती। इसीलिए किसी भी चीज को अपनाने के लिए उसे मोहब्बत करना चाहिए। जुबान से मोहब्बत कीजिए, वरना बहुत ही मुआजरत के साथ कहता हूं कि कुछ कुछ हमारे पुराने लोग जो है वो तेलुगु जुबान और मराठी जुबान और इस तरह की जुबानों के ताल्लुक से इतनी बुरी राय रखते थे। वो कहते थे कि भाई मराठी जुबान बोलने से वजू टूट जाता बोलते। हालांकि ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसी कोई बात है। किसी का ये दोजख की जुबान है, अरे ऐसा नहीं। जन्नत में कोई मराठी जुबान बोलना चाहे बोल सकता हूं। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता कि वो जन्नती जो लोग रहेंगे वो जो चाहेंगे वो उन्हें मिलेगा। कोई मराठी जुबान बोलना चाहता है बोल सकेगा, और वो चाहेगा कि दूसरों को समझे वो भी समझ लेंगे, वो जन्नत है। खैर ये एक अलग मौजू है। तो जुबान से मोहब्बत कीजिए। दूसरा यह है कि मराठी जो है वो दुनिया की सबसे आसान जुबान है। ये कोई मैं मराठी की मोहब्बत में नहीं बोल रहा हूं, अपने तजुर्बे से बोल। मराठी जुबान दुनिया की सबसे आसान जुबान सीखने के लिए, सबसे आसान। क्योंकि इसके अंदर उर्दू अल्फाज है, इसके अंदर अरबी अल्फाज है। अब जैसे अक्ल, ये लफ्ज आया कहां से? अक्ल से आया, अरबी लफ्ज। ऐसे कई अल्फाज है, कई अल्फाज है ऐसे जो उसने अपने अंदर समो लिए। फारसी जुबान है, संस्कृत अल्फाज है, फारसी अल्फाज है, अरबी अल्फाज है, उर्दू अल्फाज है उसके अंदर, और इस वजह से वो बहुत आसान बन गई है। तो मराठी जुबान सीखना बहुत आसान है। किसी भी चीज को सिखाने के लिए पहले ये सीखना पड़ता है। हिसाब सिखाते ना, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, बड़ी मुश्किल हो जाती बच्चों को। अरे मुश्किल है तो पहले बताओ ये आसान है, ये आसान है। तो ये भी बताइए मराठी जुबान बहुत आसान है, क्योंकि ये साइंटिफिक जुबान है, शास्त्रीय जुबान है। शास्त्रीय जुबान क्योंकि ये जैसी लिखी जाती है वैसी जो है वो पढ़ी जाती है। जैसी लिखी जाती है वैसी पढ़ी जाती है। अंग्रेजी, बाकी जुबानों का ऐसा मसला नहीं है। अंग्रेजी देखिए आप, पीयूटी क्या होता? पुट होता है ना, और बीयूटी बट होता है, लेकिन पीयूटी पट नहीं होता। तो अंग्रेजी जुबान अनसाइंटिफिक जुबान है। भले उसके जानने वाले में साइंस ज्यादा हुए हो, लेकिन वो अनसाइंटिफिक जुबान मुश्किल है इसलिए सीखना। ज्यादा उसके अंदर जो है वो एक्सेप्शनल केसेस ज्यादा है, रूल नहीं है, कुछ डिसिप्लिन नहीं है। तो पुट, पीयूटी पुट होता, बीयूटी बुट नहीं होता, बट होता। पीयूटी पट नहीं होता। मराठी के अंदर पुट लिखेंगे, पहला उकार पू, ट पुट ही लिखेगा। पढ़ने वाला, देखने वाला वो पुट ही पढ़ेगा उसको, ये याद रखिए। तो ये साइंटिफिक जुबान है, सीखना आसान है। तो ये एक चीज थी। दूसरी चीज ये है कि उस जुबान में सोचिए। देखिए, अगर से हम मराठी जुबान सीखने के लिए दूसरे मराठी जुबान में बात करने की कोशिश करेंगे तो हमको ये डर रहता है कि लोग हंसेंगे। हालांकि हंसने से भी डरना नहीं चाहिए। कोई जुबान सीखनी, कोई चीज सीखने की है तो पहले पहले गलतियां होती है, पहले पहले गलतियां होती है। हिम्मत कीजिए। और इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। और इस तरह से अगर से बेइज्जती के और हंसने के डर से अगर से खामोश रहेंगे तो जुबान क्या कोई चीज नहीं सीख सकता, कोई चीज नहीं सीख सकता। इसलिए जो है वो लोग बोलेंगे भाई बहुत बड़ा बेगैरत है, लेकिन गैरत इसी में है कि हम जो है हमारे इलाके की जुबान सीखे अपनी जरूरत के लिए, अपने दीन और अपने दुनिया की जरूरत के लिए। इसमें कोई बेगैरती की बात नहीं है। और ये याद रखना चाहिए कि देखिए, सर्दी और बेइज्जती ये उतनी ही होती है जितनी आप महसूस करते हैं। लोगों ने खी खी करके हंस दिया, ग्रुप के अंदर जो है स्माइली डाल दिए, क्या हो गया भाई आपको, जिस्म को छेद गिरेगा? नहीं, मुंह की हवा रहती हो। ये अगर से हम फार्मूला अपना लेंगे जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे, बहुत कामयाब होंगे। तो उस जुबान में सोचिए, आप सोचना है तो चलो भाई बोलूंगा तो मैं कोई हंसेगा, सोचने पर कौन हंसेगा? मैं अकेला बैठा हूं। मराठी में सोचिए, आप उर्दू में क्यों सोच रहे हैं? मराठी में सोचिए, गलती भी हो जाए तो कोई हंसने वाला है नहीं। तो उसी जुबान में सोचो जो जुबान आप सीखना चाहते। दूसरी बात, बहुत ही अहम बात, अहले जुबान दोस्त से बात उसी जुबान में कीजिए। जो अहले जुबान है, मराठी जानते जो लोग, उनसे दोस्ती कीजिए। मुझे जो मराठी जुबान सिखाई है वो बोलना सिखाई है मेरे दोस्तों ने, लिखना मेरी वालदा ने सिखाई है, मेरे अम्मी ने सिखाया मुझे लिखना मराठी। लेकिन जो बोलना सिखाया है वो मेरे दोस्तों ने
सिखाए हैं, वो मेरे बचपन के दोस्त, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार और उनके लिए दुआएं करता हूँ हमेशा। मक्का में भी गया तो वहां पर भी दुआएं किया उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सम्मान मिले, उनको सन्मार्ग मिले, हिदायत मिले। तो अहले जुबान हजरात से दोस्ती कीजिए और उनको बोलिए मराठी में बात करो। आजकल नौजवानों में क्या होता है मालूम है क्या, खासतौर से कॉलेज के हिंदी बोलने का फैशन है। चलो हिंदी भी राष्ट्रभाषा है, अच्छी बात है, बात नहीं है, लेकिन वो चाहते मुसलमानों से हिंदी बात करना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी हिंदी सुधारना चाहते हैं, ये मसला है। तो उनको ये बात कीजिए आप मराठी में बोले, अगर तो वो मराठी में नहीं बोल रहे तो आप मराठी में बात करने की कोशिश कीजिए, आपकी गलतियां वो बता देंगे, आपकी गलतियां वो बता देंगे। और हम अगर से इसरार करें तो सामने वाला अपनी जुबान में बात करने लगता है, हम जिस जुबान में बात करें। तो अहले जुबान से दोस्ती कीजिए और उनके साथ बात कीजिए, ये बहुत आसान तरीका है। और जैसा कि मैंने कहा कि नई चीजें सीखने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, खास तौर से नई चीजें। मैंने ये बताया कि उसमें शर्म को बाजू में हटा देना पड़ता है, चाहे आप किसी भी जो है एज के अंदर हो। मैंने अभी एमए किया, जैसे बीजे किया मैंने जर्नलिज्म में, नौकरी लग गई थी लोकमत में, और बाद में फिर ईटीवी में और इधर उधर, फिर इधर से उधर शुरू हो गया। तो कमाने के पीछे आदमी लगा तो एजुकेशन नहीं हासिल करता फिर। लेकिन वो हदीस मुझे याद आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत के लिए फर्ज है, फर्ज। कब तक? माँ की गोद से कब्र के गड्ढे तक, कब्र तक, गोद से लेकर तो गोर तक, मतलब बुढ़ापे तक भी आपको इल्म का हासिल करना है। वो हदीस को याद किया था। और अभी ये 40-42 साल की उम्र में जो है मैंने एमए किया, और रेगुलर में किया, ये नहीं किया, करस्पॉन्डेंट नहीं किया, घर पे बैठ के नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज अटेंड करता था बाकायदा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर फर्स्ट क्लास मार्क्स किया, डिस्टिंक्शन मार्क्स हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह A+ है। तो नई चीजें सीखने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। उसके लिए बूढ़ों का दिमाग रखिए लेकिन दिल बच्चों का रखिए। बच्चे क्यों सीखते हैं? बड़ी उम्र जब हो जाती है तब जो है वो आदमी की सीखने की जो ये रहती है टेंडेंसी, वो क्यों कम हो जाती है? क्योंकि दिल बच्चे का नहीं रहता। दिल बच्चे का बनाइए भाई साहब, तो आदमी जल्दी सीखता है। कुछ उर्दू में मैसेज आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं जी। मराठी स्पोकन क्लासेस लगाइए, और नहीं है तो शुरू कीजिए, प्रोफेशनल लेवल पे शुरू कीजिए, प्रोफेशनल लेवल। पैसा दीजिए उसको, पैसा दीजिए जी, पैसा देकर जो है ट्यूशन जैसी लगाते हुए शुरू कीजिए। लोग भी कहेंगे अरे भाई मुसलमानों ने मराठी स्पोकन क्लास शुरू किया, बहुत बड़ी हेडलाइन रहेगी, बहुत बड़ी हेडलाइन रहेगी ये। तो मराठी स्पोकन क्लासेस शुरू कीजिए। हमने शुरू किया था, अभी वे बंद है, वी मराठी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। और लातूर के जो है वो आरिफ सर है, वो इसके हेडमास्टर थे इस ऑनलाइन स्कूल के, और कई मर्द और खवातीन के लिए ये ग्रुप शुरू था। इंशाल्लाह इसको रिवाइवल करूंगा। मैं खुद टीचर था, 3 जेंट्स थे, एक लेडी खातून थी इसके अंदर, और वॉइस के जरिए से पढ़ाते थे। तो ये भी एक ग्रुप हो ज्वाइन कर सकते हैं अगर से आप ये एक्टिव हो जाए तो। और ये YouTube के ऊपर जो है आप अगर से टाइप करेंगे मराठी स्पीकिंग कोर्स विथ उर्दू लेसन 1 विथ शकील अजीज सर, तो ये शकील अजीज सर पता नहीं कहाँ के हैं, नहीं जानता मैं, लेकिन मैंने सर्च किया तो उर्दू के जरिए से मराठी सीखने के लिए इन्होंने वीडियोस अपलोड किए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। एक एक लेसन इनका जो है आप सुनते जाइए और आप मराठी सीख सकते हैं। ग्रीन कोचिंग क्लासेस, अच्छा मलकापुर के हैं, सॉरी मलकापुर के हैं, वसीम सादिक कुरैशी सर, तो उनका ये क्लास है, तो आप ये भी अटेंड कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए या फिर अभी इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। अगर से आप नोट कर नहीं करते तो अपने मोबाइल का जैसे स्क्रीनशॉट निकालते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, तो जो है आप इसको जो है वो समझ सकते हैं। जो किताबें आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकालिए या फिर इसका फोटो निकाल के रखिए। तो ये पूरे जो किताबें हैं, एक तो ये है श्रीपाद जोशी साहब ने लिखी भी, हिंदी मराठी हिंदी। देखिए श्रीपाद जोशी साहब पूना के, उन्होंने ये लिखी अभिनव शब्दकोश। ये जो है वो डिक्शनरी है, ये वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी भी बहुत जरूरी होती है। कई लोगों को बात करना तो आती है लेकिन अल्फाज नहीं मिलते। मुझे भी कई बार मराठी में कोई लफ्ज है तो नहीं मिलता, जाहिर सी बात इंसान हूं, तो डिक्शनरी देखना पड़ता है।
तो ये अभिनव शब्दकोश, ये एक डिक्शनरी है। शब्दकोश का मायने डिक्शनरी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ होता है। दूसरी सैफी मराठी व्याकरण, सैफी पब्लिकेशन जो उर्दू किताबें छापता है, इसमें छापी है। मुंबई अगर से कभी गए आप, मोहम्मद अली रोड पर ही उनकी पेट्रोल पंप के पास दुकान है, बोहरी समाज की है, थोड़े अंदर आप जाएंगे तो वहां पर भिंडी बाजार के पास वहां पर जो है आपको ये किताब मिल जाएंगी। ये था 9वीं और 10वीं के लिए नवीन मराठी अभ्यास करवाने के साथ सैफी मराठी व्याकरण। एक कॉम्पैक्ट डिक्शनरी है, सैफी बुक एजेंसी ने छापी है, डिक्शनरी मराठी टू उर्दू, मराठी अल्फाज से उर्दू अल्फाज, ये भी आपको बहुत ज्यादा माविन साबित होगी। और एक है प्रैक्टिकल उर्दू मराठी टीचर, ये जो नीचे आप देखेंगे, ये आप किताब हासिल कर सकते हैं। चारों किताबें आपको सैफी पब्लिकेशन में मिल जाएंगी। उनका फोन नंबर भी नीचे लिखा है 022, ये एसटीडी कोड है, और उनका लैंडलाइन नंबर है 23456656, और दूसरा नंबर है 23742690, और तीसरा नंबर है 23743371। तो ये जो है वो आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखें, और मैं रिकॉर्डिंग भी अगर से अपलोड करूंगा इंशाल्लाह यूट्यूब पे, तो आप नोट कर सकते हैं। किताबें मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मंगाइए, कोई मसला नहीं। फोन कीजिए उनको, अपना एड्रेस दीजिए, और अगर से ये अमेजोन पर अगर से है तो सर्च करके देखिए। अमेजोन से अगर से आपका बैंक अकाउंट अटैच है तो आप जो है उससे भी मंगा सकते हैं, आपके घर बैठे आ जाएंगी किताबें। आजकल ये सब आसानियां हो गई है। और तो और बात, एक्सरसाइज कीजिए। अब आप बोलेंगे मराठी जुबान सीखने का एक्सरसाइज से क्या ताल्लुक है? तो एक्चुअली यह है, असल बात यह है कि ये जो ये है लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, ये कोरोना की वजह से ऐसा महसूस हो रहा, कुछ लोगों को ऐसा लगता कि काम बहुत हो रहा होगा, घर का काम या पढ़ने का लिखने का नहीं, आदमी जाम होगा, जाम, ऐधीपना बढ़ रहा, बहुत ज्यादा आसान उर्दू में बोलना है तो ऐधीपना ज्यादा बढ़ गया। जो है छोटी छोटी अगर से बाजार से कुछ लाना भी है तो जान के आ रहा था, और ये इंसान की फितरत है। तोंदे जो है वो ज्यादा उसका इर्तिका हो गया है, और ज्यादा जो है शुगर में इजाफा हो रहा, और बैठे रहना, क्योंकि बाहर जो है जाने को डर रहे, खासतौर से लोग। गवर्नमेंट हालांकि अभी ज्यादा रोक नहीं रही, लेकिन फिर भी डर रहे, और डरना भी चाहिए, हालांकि ऐसे है। तो उसके वजह से ऐधीपना बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम वॉकिंग डिस्टेंस तो रखना चाहिए। ये सेहत का राज है कि इंसान ने सर को ठंडा रखना चाहिए, पैर को गर्म रखना चाहिए, ये सेहत का राज है। सर को बिल्कुल ठंडा, दिमाग ठंडा रखिए आप, और पैरों को गर्म रखना। छोटी छोटी जो है चीजें लाने के लिए गाड़ी, इतनी इतनी बात पे गाड़ी अच्छी बात नहीं, पैदल जाइए आप। तो उससे जो है ये होगा कि आदमी हिलेगा डुलेगा, मेहनत करेगा। मराठी सीखने के लिए बैठक जिसको बोलते हैं ना, बैठक, घंटा भर बैठना एक जगह, अच्छे, उसके लिए भी जो है हमको आदत डालनी पड़ेगी सीखने की, मुताला करने की। वरना आजकल क्या हो गया, मोबाइल की वजह से थोड़ी बहुत ज्यादा सरसरी पढ़ लेना, सरसरी किताब का ओवरलुक कर लेना, ये बात हो गई। डीप में जाकर किसी स्टडी करने का जो है रुझान कम हो गया। एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद जो है वो कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेट करना ये जरूरी है, और कंसंट्रेशन के इजाफे के लिए बहुत ज्यादा जो है मुफीद साबित होती है नमाज। नमाज के अंदर मेरा जो है आपके अकोला के मोमिनपुरे की मस्जिद के अंदर मस्जिद परिचय हुआ था मराठी जुबान में रमजान में, पिछले रमजान में। तो उसके अंदर मैंने बताया था नमाज की फजीलत, नमाज के दुनियाई फायदे, आखिरत उखरवी जिंदगी के लिए तो है ही वो नजात का जरिया, लेकिन दुनियाई एतबार से भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए नमाज बहुत ज्यादा माविनत होती है। खासतौर से ये जो आप फोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, इसके अंदर जो है वो ये जो पोजीशन है इसको कायदा कहा जाता है। इसको योगा की जुबान में वज्रासन कहते हैं। इससे डाइजेशन सुधरता है, आदमी का डाइजेशन सही होती है। जो पायघड़ी बोलते हैं ना, पायघड़ी बैठक आप बोल सकते हैं इसको। तो वो जो है वो इस तरह से बैठा जाता है और कंसंट्रेट किया जाता है। खासतौर से सजदा जो होता है, एकदम झुक जाता है आदमी, मैंने तस्वीर नहीं लगाया इसमें, तो झुक जाता है जो आदमी, सर और नाक जो है वो जमीन को लगाता है आदमी, उस वक्त कंसंट्रेट का बहुत ज्यादा जो है इम्कान है। तो कंसंट्रेशन के लिए भी माविन साबित होती है। नमाजें जो है वो रेगुलर पढ़े हम, उससे जो है खुदी भी मिलती है, जो आत्मभान कहते हैं, खुदी पैदा होती है, क्या करना क्या नहीं करना समझ में आता। हाँ, मस्जिद में गए तो आदमी को समझ में आता क्या करना क्या नहीं करना, वरना लगे रहता है फालतू बातों में। और दुआएं भी करना चाहिए।
और दुआ, ये बात सही है कि मसनून दुआएं करना चाहिए अरबी के अंदर। आप मराठी में भी दुआ कर सकते हैं, मराठी सीखने का ये भी तरीका है। हम अल्लाह से मराठी में बात करें, अल्लाह जे आहे ते माझं मला आरोग्य दे, अल्लाह मला बलदंड आरोग्य दे, उदंड आयुष्य दे, मला उदंड आयुष्य दे। बड़ी अच्छी बात है, मराठी में दुआ करें, अल्लाह से मराठी में बात कर रहे हैं आप। जो है हमारे कुछ भाई हैं वो कोकन के अंदर, अभी जैसा कि सरफराज नवाज साहब ने कहा कि जुमा का प्रवचन जो खुतबा है वो मराठी में होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और भारत में रहने का जो है वो फील आता है कि वाकई में हम भारत में रह रहे हैं, कि मौलाना बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी वाले और अल्लाह ना असं सांगितलं कुराना असं सांगितलं करके वो मराठी में करते हैं। तो दुआएं भी जो है आप मराठी में कर सकते हैं। नमाज अरबी में ही पढ़ना पड़ता है पूरी दुनिया में, ये बात तो सही है, क्योंकि राष्ट्रगीत जैसा एक ही जुबान में होता है तो पूरे दुनिया के अंदर नमाज भी वैसी एक ही जुबान में होती है अरबी में। लेकिन दुआएं जो है नमाज के बाद आप मराठी जुबान में कर सकते हैं, इससे भी आप मराठी सीख सकते हैं। खासतौर से इस बात का ध्यान रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे इल्म नाफे दे, जो नफा बख्श इल्म है वो दे, मुझे नफा पहुंचाने वाला, नुकसान नहीं, नफा। और मराठी जुबान सीखना ये नफा बख्श इल्म है और हमने इसकी तमन्ना करनी चाहिए, दुआएं भी करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, ये रिश्ता है मराठी जुबान सीखने का। और पहली जो किताब है वो ये यकीनन विवेक सिंधु लिखी गई थी, बहुत अच्छी बात कही बिडकर साहब ने। लेकिन जो मराठी किताब, पहली मराठी किताब जो है वो राउड़ चरित्र जो है वो इन्होंने लिखी थी, चक्रधर स्वामी ने। और वो रिद्धपुर जो अमरावती का है, विदर्भ को ये एजाज हासिल है कि अमरावती जिले के रिद्धपुर में वो मराठी की दुनिया की पहली किताब वो लिखी गई। और मराठी का में पहली नात जो है वो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने मराठी में नात, नात यानी नात म्हणजे प्रेषित महिमा तुम्ही म्हणू शकता, पैगंबर महिमा त्याच्यामध्ये स्तुती केलेली असते, किंवा प्रेषित स्तवन तुम्ही म्हणू शकता। तर पहिलं प्रेषित स्तवन मराठी भाषेतलं जगातलं हे ज्योतिबा फुले यांनी लिहिलेलं आहे। गव्हर्नमेंट ने जो शाया की है ज्योतिबा फुले यांचं समग्र वाङ्मय, उसके अंदर वो आप जो है पढ़ सकते हैं। मेरे पास है, वो लाया था मैंने, उसके अंदर वो नात है पूरी। और सुरेश भट्ट साहब की भी नात सुनिए कभी मराठी के अंदर, बड़ा अच्छा लगता है कि उजाड़ वैरान वाड़ वंटी खड़ाड़ नारा झरा मोहम्मद, आहा, आंखों से आंसू जारी हो जाते। वो नात लिखी और कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया सुरेश भट्ट का, कि खरात माझा खरा मोहम्मद, बरात माझा बरा मोहम्मद। तो मराठी अपनी लगती है, कोई पराई नहीं लगती। और उनकी हमद है सुरेश भट्ट साहब की, शायद वो दुनिया की पहली मराठी हमद है, या का नबुदो व या का नस्तईन, तू आमचा मौला तू आमचा वाली, या का नबुदो व या का नस्तईन। आह, ये सुरेश भट्ट साहब ने हमद लिखी है उसके अंदर, तो ये इससे मोहब्बत पैदा होती है। आप मराठी गजलों को सुनिए, अब वो मौसीकी जायज है नहीं जायज है वो एक अलग बहस में, फिकी बहसों में कभी नहीं पढ़ता मैं। उसके नात को लगता नहीं। एक आदमी ने मेरे का हाथ पकड़ा, तो तुम हनफी है कि कौन सुन्नी है कि कौन है बता। मैंने बोला मैं मराठी मुसलमान हूँ, चलेगा वो, मेरे नात को नहीं लगाओ, ऐसा बोलने के बाद तो मैं फिकी बहसों में और ये जमातों के मसलकों के बहसों में नहीं जाता। लेकिन आप मराठी गजलों को सुनिए, जो है आशा भोसले ने गाई हुई गजलें हैं, या फिर और जो है हमारे औरंगाबाद के पांचाल साहब ने गाई हुई है वो गजलें हैं। तो सुना सुना महफिली ते माझा, ये जो गजल है, इस तरह की कुछ गजलें हैं आप जो है। और तू मी तारे माळलेस का तेव्हा वगैरह, इस तरह की जो मराठी गजलें आप सुनिए, तो उससे चस्का बढ़ेगा, चस्का बढ़ेगा। देखो, तो जब मराठी का चस्का जब लग जाएगा तो आप खुद ब खुद सीख लेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो वो शुरुआत करना थी। अगर से इसके ताल्लुक से कुछ सवालात है तो आप, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है ऊपर देख रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप जो है मुझे कर सकते हैं। कुछ किताबें खासतौर से इस्लाम के ताल्लुक से और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से और कुछ दूसरी इस तरह की अगर से कुछ चाहिए तो ये MMI एंड IMPT सब डेपो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। बिरादर मुजफ्फर उसके जो है वो मैनेजर है, ये आप कर सकते हैं। और ये उनका मोबाइल नंबर है, वो भी आप जो है वो हासिल कर सकते हैं उससे। और इन पर आप ऑनलाइन बुला सकते हैं किताबों को। तो मराठी में तर्जुमा है कुरान का, वो आप मंगा सकते हैं।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांचं जीवन चरित्र तुम्हाला मराठीत पाहिजे तर या मोबाईल नंबरवर तुम्ही बोलावू शकता घर बसल्या बसल्या. जिहाद विषयी, तलाक विषयी, 4 बायकांविषयी किंवा दहशतवादाविषयी किंवा आणखीन कशाविषयी इस्लामची काय भूमिका आहे याच्यावर 300 विषयावर लाखो पुस्तकं या IMPT न प्रकाशित केलेले आहे. MMI जे आहे ते पब्लिकेशन दिल्लीत आहे, त्यांनी हिंदी भाषेत, आणि IMPT जे आहे यांनी मराठी भाषेत पुस्तकं प्रकाशित केली आहे. ते तुम्ही बोलावू शकता आणि जे आहे ते मराठी शिकण्यासाठी फार तुम्हाला ते सहाय्यक राहतील. अल्लाहशी दुआ आहे की आम्हाला जास्तीत जास्त मराठी शिकण्याची जी आहे ते सन्मती, सद्बुद्धी द्यावी. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. माशाल्लाह, हमारे दरमियान नौशाद उस्मान साहब जो काफी तैयारी करके मराठी से माजन रिश्ता इस विषय पे चर्चा कर रहे थे, और वाकई में उन्होंने अपने इस मुख्तसर से लेक्चर में एक महाराष्ट्रियन होने के नाते हमारा मराठी से किस तरीके का रिश्ता होना चाहिए और किस तरीके से उस रिश्ते को निभाना चाहिए, ये तमाम तर बातों पर रोशनी डाली. मैं उनका मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इस विषय पर खुले तौर से तमाम तर बातों को प्रेजेंटेशन के जरिए हमारे दरमियान इस वेबिनार में पेश किया. मैं तमाम शुरा के माइक जो है वो म्यूट होने के कारण वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनके चेहरों से और उनके जो चैट बॉक्स में कमेंट्स है उसके जरिए से उनकी खुशी का इजहार जाहिर हो रहा है कि वाकई में वो इस पूरे लेक्चर में जो है काफी प्रभावित हुए हैं. मैं नौशाद उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं. और इसके बाद हमारे दरमियान मौजूद जो हमारी स्कूल में भी गाय बगाए हमारी रहनुमाई करते रहते हैं, आली जनाब श्रीकांत दादा पीसे पाटिल साहब. आली जनाब श्रीकांत दादा पीसे पाटिल साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता, इनसे विनंती करूंगा कि वो मराठीशी माझा नाता इस विषय पर हमारी रहनुमाई करें. माइक अनम्यूट कर दीजिए सर उनका जरा. हाँ, हेलो. हाँ जी सर, आवाज आ रहा? जी जी आ रहा है. आपकी आवाज, पंखा बंद कर दो आप, तो आपके फिर आवाज बराबर आएगी. पंखा बंद कर दो. अच्छा, आ रही है आपकी आवाज. तो आपल्याला मराठी माझे नाते या विषयाच्या अनुषंगानं आमचे मित्र, सहकारी, बंधू, प्राध्यापक सरफराज खान, नवाज खान आणि त्यांच्या सहकार्याने जे विशेष प्रयत्न केलेले आहेत त्याबद्दल त्यांचं मी सर्वप्रथम अभिनंदन करतो. एक अतिशय साधक बाधक चर्चा त्या अनुषंगानं झालेली आहे. ते साधक बाधक यानी की जफर अहमद खान साहेब, प्राध्यापक तुकाराम बिडकर साहेब, नौशाद उस्मान सर, ही एक मोठी मंडळी या क्षेत्रातली, त्यांनी आपापल्या पद्धतीनं मार्गदर्शन केलं. या मराठी हा जो विषय आहे याचं आणि उर्दूचं नातं हे फार पूर्वीपासून आहे. उर्दू भाषा, या मराठी भाषा बोलणारे जे मराठी होते ते त्यांनी अटकेपार झेंडे जेव्हा नेले त्यावेळेस खऱ्या अर्थानं त्या उर्दूशी मराठीची सांगड त्या ठिकाणी बसल्या गेली होती. आणि म्हणून एक प्रकारचा त्याला शब्द असा देऊ आपण की उर्दू भाषिकांची मराठीची विषयी असणारा जिव्हाळा हा वारंवार स्पष्टपणे जाणवतो. त्यांना असं की मराठी भाषा जी असते जशी उर्दू त्यांची मातृभाषा आहे, त्यांची आई अम्मा आहे, तसं मराठी त्यांना मासिक म्हणजे आई सारखी अशी भाषा त्यांना ती वाटते, असं मी पहिल्यापासून आलेलं आहे. आणि त्यामुळे आम्ही सरफराज सर आणि त्यांचे सर्व सहकारी जेव्हा केव्हा भेटतात
तर मी पण माझ्या उर्दू भाषेचं ज्ञान त्यांच्यावर पाजळत राहतो. पण माझं जे उर्दू विषयीचं ज्ञान आहे ते फार काही मोठ्या पद्धतीने वाढत नाही. ते थोडं कमी जास्त प्रमाणामध्ये मी प्रयत्नशील राहतो. आणि आता मराठीशी आपल्याला कनेक्टिव्हिटी वाढवायची आहे, तर नेमकं काय करायचं आहे? तर त्या भाषेचा इतिहास आदरणीय तुकाराम बिडकर साहेब, नौशाद उस्मान सर यांनी अतिशय समर्पक सांगितलेला आहे. आणि त्यांचा मराठी भाषेच्या विषयीचा जिव्हाळा हा सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलेला आहे. माझा मराठीचे बोलू कौतुके, परी अमृतातेही पैजासी जिंके, ऐसी अक्षरे रसिकी मिळविली. संत ज्ञानेश्वर महाराज हे अतिशय कमी वयामध्ये त्यांनी मराठीच्या विषयी इतकं आपल्या मनामध्ये एक हे करून दिलेलं आहे की ती भाषा आपली आपली वाटली पाहिजे, आपल्या आपुलकीची भाषा वाटली पाहिजे, इथपर्यंत त्यांनी स्थान निर्माण केलं आहे. तर त्यांचा तो जो वारसा आहे तो आता आता अगदी सुरेश भटांची आपली आता नाव काढलं आपण, सुरेश भट साहेब गेलेले, लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी. त्याच पद्धतीनं हे जो जहा आहे, झालो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, म्हणजे आम्ही धन्य झालो की आम्हाला मराठी ऐकायला येते. धर्म पंथ जात एक ऐकतो मराठी, एक होऊन सगळेजण ते मराठी ऐकतात. एवढ्या जगात माय मानतो मराठी, म्हणजे आम्ही तिला आईसारखं मानतो. आईसारखं जसं आता आपल्याला जे उर्दूचे आपले सहकारी आहेत, उर्दू भाषा बोलणारी, ज्यांची मातृभाषा उर्दू आहे, ते बिचारे ते नेहमी हे राहतात की मराठी शिकणे, मराठी में बोलणे पाहता, मराठी में लिखणे पाहता. त्यांच्यासाठी हा विषय अतिशय जिव्हाळ्यानं सरफराज सरनं मांडला की ही जी भाषा आहे मराठी भाषा अपने आपले एक समृद्ध भाषा है, बहुत समृद्ध है. इसमें जो अपने नौशाद उस्मान सर आहे त्यांनी सांगितलं ना की इंग्रजी भाषेमध्ये वाचायला एक शब्द, लिहायला दुसरा शब्द असा आहे, पण मराठी ही भाषा वैभवशाली भाषा आहे, समृद्ध भाषा आहे. आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये आपण आता कसं आहे, देश सगळा संबंध देश अखंड प्रायदेश आहे, विविध जाती, विविध धर्म, विविध पंथ याचा सगळा समूह मिळून आपण भारतीय आहोत. ही गोष्ट पण ठीक आहे, पण राहावं लागते महाराष्ट्रामध्ये. तर महाराष्ट्रामध्ये आपली बोली भाषा जी आहे, रोजगाराची भाषा, आपल्याला 2 वेळचं जेवण मिळून देणारी भाषा म्हणून आपण मराठीकडे बघतो. की आपल्याला समजा कोणी एखादा त्याला एक मराठी नाही आलं तर तो दुकानामध्ये साधं सेल्समॅन नाही राहू शकत. तुम्हाला सेल्समॅन जरी एखाद्या साडीच्या दुकानात राहायचं असेल तर तुम्हाला मराठी आलं पाहिजे. आणि त्या हिशोबानं एक चांगलं मराठी प्रत्येकानं ऐच्छिक भाषा म्हणून शिकलीच पाहिजे. ते त्याचं जुजबी नॉलेज सुरुवातीला जुजबी नॉलेज आहे. जसं मी उर्दू बोलण्याचा प्रयत्न करतो, पण माझे उर्दूचं नॉलेज कसं आहे, आमच्या सरफराज सरजी बोललो होतो माशाअल्लाह क्या खूप दिख रे, इन्शाअल्लाह, बस या 2 शब्दापुरतं माझं ज्ञान सीमित राहून राहिलेलं आहे. आणि ते पुढे सरफराज सर मला उर्दू शिकवत नाही आणि मी त्याला मराठी शिकवत नाही, असं आमच्या दोघांभावामध्ये जरा मिसअंडरस्टँडिंग आहे. त्यामुळे अतिशय एक चांगली साधक बाधक चर्चा झालेली आहे. आपण आता नावाला आपले विदर्भातले गुरुवर्य आदरणीय विठ्ठल वाघ सर, विठ्ठल वाघाचा महिमा तोळा आघात आहे. त्यांनी तर शेतीशी निगडीत काळ्या मातीत ही कविता इतकी वैभवशाली बनवली आहे की त्याचे अनेक सिनेमामध्ये त्याचं एक हे झालेलं आहे, म्हणजे गीत रूपामध्ये सादर झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीने डॉक्टर मिर्झा बेग यांना मराठी उत्कृष्ट बोलता येते आणि म्हणून ते आज इतक्या वैभवशाली परंपरेमध्ये गेले. त्याची त्या सिनेमामध्ये वगैरे वगैरे टीव्हीवर त्यांचे हास्यरंग अनेक वेळा सादरीकरण त्यांना झालेलं आहे. आपले अनंतराव खेडकर, आमचे अनंतराव खेडकर सर आमचे मित्र आहेत, ते सुद्धा वेगवेगळ्या भाषेमध्ये त्या मराठीला शिकवण्याचा प्रयत्न करतात की ही बोलता आली पाहिजे, एक विनोदी भाषा म्हणून बोलता आली पाहिजे, एक रोजगाराची भाषा म्हणून बोलता आली पाहिजे, एक 2 वेळचं रोजी रोटी मिळून देणारी भाषा म्हणून बोलता आलं पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी करते आपले
हॅलो हॅलो बोला सर, तुम्ही बोला. आवाज आली तुमची, आवाज येत आहे तुमची. हो सांगा तुम्ही. अच्छा, दूसरी बात ये आप राही साहब है बुलढाणा के, वो भी मेरे अच्छे मित्र है. तो त्यांनी ते मराठी छान उत्कृष्टपणे शिकली. ते तिच्यामध्ये कविता करतात आणि संचलन हा मराठी माणसाला बोलावतील नाही. एकदा श्रीकांत पिसे पाटील यांना बोलावतील नाही, पण लोक राही साहेब बुलढाणेवाले जे आहेत त्यांना संचलन करण्यासाठी बोलवतात. मराठीतलं संचलन इतकं छान ते मराठीतलं संचलन करतात. आणि म्हणून हे आता हे जे माझे सर्व नौजवान सहकारी आहेत, नौजवान सहकारी तरुण मित्र मंडळ आमचं झालेलं आहे. आमचं आयुष्य आता जरा सूर्यास्ताकडे झुकलेलं आहे. पण हे नवीन मित्र मंडळी आहे, त्यांनी भाषा, मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे. एक भाषा ही तुम्हाला मातृभाषेच्या सारखं बोलता आली पाहिजे. जसं आपण उर्दू बोलता त्या पद्धतीने एक मराठी भाषा आपल्याला आलीच पाहिजे. एक त्यानंतर इंग्रजी भाषा ही शिकलीच गेली पाहिजे. हे असं 2-3 भाषा जर तुम्ही शिकल्या, जीवनात तुम्हाला काही कमी पडणार नाही. माझं तुम्हाला शुभेच्छा आहे की एक चांगली भाषा म्हणून तुम्ही एक आपली मावसी भाषा असं समजून तुम्ही ते मराठी भाषेचं शिकणं आजपासून सुरू करा. मी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. मला या ठिकाणी तुमच्यासोबत चर्चा करण्याचं एक भाग्य मला आमचे प्राध्यापक सरफराज सर आणि त्यांच्या सहकार्याने दिलं. ही टेक्नॉलॉजी थोडी माझ्यासाठी नवीन आहे, मात्र तुम्ही सगळ्यांनी मला ऍडजस्ट केलं, त्याबद्दल आपला सगळ्यांचा मी आभार मानतो आणि माझे लाभलेले 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उर्दू. हॅलो हॅलो, हाँ सोहेल सर. हा माझं संपलं निमित्त. जी कुछ अगर सवालात होंगे तो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं नौशाद उस्मानी साहब से, वरना फिर मोबिन सर शुक्रिया अदा करते हैं. दिए उन्होंने उस पर. हाँ, नौशाद उस्मानी साहब का नंबर दिया है, नंबर अवेलेबल हो जाएगा आपको. ये मोबिन सर. हॅलो. हाँ सर. हाँ मैं आज जे आमच्या वेबिनार झालेला आहे त्यामध्ये मराठी शिका, आम्हाला याबद्दल माहिती पडली आहे. जे भाषा आहे आपली मराठी, हे सर्व भाषा जे आपल्या राज्यात किंवा आपल्या देशात आहे ते सर्व भाषा हे अल्लाह तालाची भाषा आहे. त्याच प्रकारे मराठी भाषेबद्दल जे सर्व माहिती या मान्यवरांना आम्हाला दिलेली आहे. मराठी भाषा हे कोणा एका धर्माची किंवा कोणी एकी जातीची भाषा नाही आहे. हे मराठी भाषा जे आहे हे आमची सर्वांची भाषा आहे. हे जी आमची जन्मभूमी आहे महाराष्ट्र, हे आमचे महाराष्ट्र राज्याची प्रथम भाषा सुद्धा आहे. त्याच प्रकारे जे आम्ही महाराष्ट्रामध्ये राहतात, आमचे रोजगार, सामाजिक सौहार्दासाठी मराठी हे सुद्धा अनिवार्य आहे. यामुळे आमची संस्थातर्फे मान्य सरांचा सुद्धा आभारी आहे ज्यांनी हे वेबिनार आहे चालू केला. याबद्दल मी आभार प्रदर्शनासाठी इथे उभे आणि मी आपले सर्व मान्यवरांचा, माननीय प्राध्यापक प्रकाश खान सर व आपले सर्व मिल्लत एज्युकेशनल कॅम्पस यांचे संपूर्ण स्टाफ तर्फे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि आपले हे महत्वपूर्ण वेळेतून वेळ काढून आपण प्रभावीरित्या सर्व मान्यवरांना, ते साहेब असेल, बहुतेक डॉक्टर जफर साहेब आहे, आमचे परिचित ते नेहमी आमचे शाळेत येतात, माननीय तुकाराम साहेब आहे आणि आमचे लालकी श्रीकांत पिसे आहे, हे सर्वांच्या आमचे संपूर्ण स्टाफ कडून आभार व्यक्त करतो आणि या वेबिनारचे जे ऑर्गनायझर आहे त्याच्या आज्ञेने याची समाप्तीची घोषणा करतो. ओके, थैंक यू सर. शुक्रिया नौशाद साहब.
जमलं.